उस समय मेरे सामने खड़ी यह खूबसूरत परी कल्टीवेटर कभी दुनिया की सबसे मेहनती कल्टीवेटर्स में से एक थी, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वह पूरा दिन बस बिस्तर पर पड़ी रहती और कुछ भी नहीं करती थी। वजह भी सीधी थी। इस दुनिया के सारे मर्द बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे, जिसका मतलब था कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, यिन यांग डाओ की सही कल्टीवेशन कभी पूरी नहीं कर सकती थी। उस दिन भी हमेशा की तरह उसने आलस से लेटे लेटे एक इच्छा मांगी कि काश आसमान से कोई आदमी उसके सामने आ गिरे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल मैं सचमुच ऊपर से गिरता हुआ सीधे उसकी छत तोड़कर कमरे के अंदर आ धमकूंगा। मैं मलबे के बीच से धीरे धीरे उठा और छत में बने विशाल छेद को देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर खुजलाते हुए बोला, फेयरी, इसके लिए माफ करना। जितना भी मुआवजा चाहिए होगा मैं दे दूंगा। लेकिन गुस्सा होने की बजाय मेरे सामने खड़ी खूबसूरत महिला की आंखें अचानक चमक उठीं और वह उत्साह से बोली, तो फिर मेरे आदमी बन जाओ। मैं वहीं का वहीं जम गया और अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा आदमी बन जाऊं? मैं अभी इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। वह बेसब्री से बोली, हम अभी इसी वक्त ब्राइडल चेंबर में जाएंगे। मेरा पूरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। मैं घबराकर बोला, रुको, तुम्हारा मतलब शादी वाला है? लियू रुयान ने बिना एक पल गनवाए तुरंत सिर हिला दिया। साफ था कि अब उसके पास जरा भी धैर्य नहीं बचा था। अगले ही पल उसने सीधे अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चूम लिया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन जब विरोध करना नामुमकिन था तो मैंने भी आंखें बंद कर लीं और उस पल को महसूस करने लगा। तभी अचानक बाहर से एक साफ और तेज महिला आवाज सुनाई दी, लियू रुयान, कोई आवाज मत करना। लियू रुयान घबराकर तुरंत मेरे कान के पास फुसफुसाई। आंगन के बाहर पीले वस्त्र पहने एक आध्यात्मिक आभा वाली युवती खड़ी थी। शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए शक भरे स्वर में पूछा, तुम क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? साफ दिख रहा था कि दोनों महिलाओं के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे और अभी अभी उसका अच्छा खासा पल खराब हो गया था। इसलिए लियो रुयान का मूड और भी खराब हो चुका था। शेन वैनकिंग ने उसके पीछे बने घर की तरफ देखा और आंखें संकरी करते हुए बोली, मैंने अभी यहां से कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं। लियू रुयान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं अब भी एक स्पेल की प्रैक्टिस कर रही थी और गलती से छत उड़ा दी। शन वानकिंग ने पूछा, सच में? तो मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। लियू रुयान जल्दी से बोली, बस एक छोटा सा छेद था, मैंने वैसे ही ठीक कर दिया। शेन वैनकिंग कुछ देर तक उसे घूरती रही और फिर बोली, अगर सब ठीक है तो मैं चलती हूँ। उसके वहां से जाने के बाद ही लियू रुयान ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत पूरे घर के चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगा दी और खुद छत पर चढ़कर बचा हुआ नुकसान भी ठीक कर दिया। सब कुछ खत्म होते ही वह उत्साह से भागती हुई वापस कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, पतिदेव, मैं वापस आ गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, रुको, पहले हम ठीक से शादी कर लेते हैं। शादी? लियू रुयान की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह खुशी से बोली, ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। सच कहूं तो उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बल्कि वही इस शादी का इंतजार करते करते पागल हो चुकी हो। असल में मैंने शादी की बात सिर्फ उसकी सच्चाई परखने के लिए कही थी और वैसे भी उसकी कल्टीवेशन मुझसे कहीं ज्यादा ऊंची थी। ऐसी पत्नी को ठुकराने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जल्द ही पति पत्नी की सारी रस्में पूरी हो गईं। उसके बाद हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक लियो रोयान खुद को रोक नहीं पाई और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी, जबकि मैंने भी उसे कसकर अपनी तरफ खींच लिया। काफी समय बीत गया और आखिरकार जब सब शांत हुआ तो लियो रोयान खुशी से भरा चेहरा लिए मेरे सहारे टिक गई और भावुक आवाज में बोली, मर्द सचमुच स्वर्ग की तरफ से औरतों को मिला सबसे बड़ा उपहार है। इतना कहकर वह अचानक उठी, अपना स्टोरेज पाउच लेकर आई और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरानी से बोला, तुम क्या कर रही हो? वह मुस्कुराकर बोली, तुम्हें दे रही हूं। अगले ही पल उसने उसके अंदर की सारी चीजें बाहर उड़ेल दी। जादुई आर्टिफैक्ट्स, कीमती ओऑरिस, स्पिरिट हर्ब्स और सैकड़ों रंग बिरंगे चमकते स्पिरिट स्टोन्स पल भर में मेरे सामने ढेर बनाकर जमा हो गए। फिर उसने प्यार भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, पतिदेव, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। आज से यह सब आपका है। आप जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने सामने पड़े खजाने के उस विशाल ढेर को खाली नजरों से घूरता रह गया। मेरे मुंह से अनायास निकला, ये सच नहीं हो सकता है ना? अपनी क्षमता के हिसाब से सोचूं तो मुझे इतना धन इकट्ठा करने में शायद कई दशक लग जाते। उसी पल लियू रुयान को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। ऐसी महिला से प्यार न करना लगभग नामुमकिन था। सच कहूं तो मुझे लगने लगा कि मैंने पिछले 8 जन्मों तक पुण्य जमा किए होंगे, तभी जाकर मुझे ऐसी पत्नी मिली है। दूसरी तरफ मेरी प्रतिक्रिया देखकर लियू रुयान और भी ज्यादा खुश हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, जब तक आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मैं भविष्य में जितने भी स्पिरिट स्टोन्स कमाऊंगी वो सब भी आपके ही होंगे। उसकी बात सुनकर मैंने हाथ हिलाया और गंभीर स्वर में कहा,
मैं खुद भी स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, लियू रुयान का चेहरा अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर तनाव से भर उठा। आखिर बाहर की दुनिया महिलाओं से भरी हुई थी। अगर मैं सचमुच बाहर निकल गया तो वह उन सबके साथ कैसे मुकाबला कर पाती। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोली, पतिदेव, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत खतरनाक है, वहां बहुत सारे डेमन्स हैं। यह सुनकर मेरा दिल कस गया। मैं जानता था कि डेमन्स इंसानों को जिंदा निगल जाने वाले भयानक जीव होते हैं और जियालिंग सिटी के आसपास उनकी संख्या भी कम नहीं थी। अभी मैं केवल ची रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर पर था। ऐसे में बाहर जाना सीधे मौत को न्योता देने जैसा था। मैंने पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या? लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, लेकिन आप सच में बाहर नहीं जा सकते। आपको इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहिए। मैं पहले कुछ भावुक सा कहना चाहता था, जैसे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत देखकर मुझे खुद ही एहसास था कि अगर मैं उसके साथ बाहर गया तो सिर्फ बोझ बनूंगा। मैंने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन सोचा, जैसे ही मेरी कल्टीवेशन ची रिफाइनमेंट के 5वें स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं अपनी सोच पूरी भी नहीं कर पाया था कि लियू रोयान ने तुरंत मुझे बीच में रोक दिया। वह बोली, जल्दी मत कीजिए, शुरुआती कल्चरेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको धीरे धीरे और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, मैं आराम से कल्टीवेशन करूंगा। लेकिन दिल के अंदर मैंने खुद को और ज्यादा प्रेरित किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके इतना मजबूत बनना था कि मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकूं। उधर लियू रोयान ने जब आखिरकार मुझे घर पर सुरक्षित रहने के लिए मना लिया, तो उसने मन ही मन राहत की लंबी सांस ली। अगली सुबह वह उत्साह से अपनी बैटल रोब्स पहनकर काम पर निकल गई। आखिर उसे अपने पति के लिए कमाना जो था। नॉर्दर्न माउंटेन के स्पिरिट स्टोन माइन में पहुंचने के बाद लियू रुयान पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। संकरी और अंधेरी खान की सुरंग के अंदर वह लगातार अपनी पिकैक्स से चलाती रही और खुशी खुशी खुद से बड़बड़ाती रही, मुझे अपने पति के लिए और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकालने होंगे। मैं उनके लिए बेहतर रोब्स खरीदूंगी, बेहतर मैजिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदूंगी, फ्लाइंग स्वॉर्ड्स खरीदूंगी। जहां तक पिल्स का सवाल है, उन्हें अभी ज्यादा नहीं खरीद सकती। उनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकल गए तो बहुत खतरा होगा। बाहर की दुनिया डीमन से भरी हुई है और मुझे सपोर्ट मैजिक के लिए भी पैसे बचाने होंगे, ताकि मैं अपने पति की और अच्छी तरह रक्षा कर सकूं। स्पिरिट स्टोन्स निकालते निकालते वह हमारे भविष्य की हर छोटी बड़ी योजना मन ही मन बनाती जा रही थी। तभी अचानक एक चट्टान टूटकर खुली और उसके अंदर से चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया। लियू रुयान की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठीं। उसने उसे निकालकर अपने पास रखी बांस की टोकरी में फेंक दिया और उत्साहित होकर बोली, जब से मुझे पति मिला है मेरी किस्मत भी बेहतर हो गई है। आज तो मैं जरूर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स निकालूंगी। शाम तक काम खत्म होने के समय उसने 50 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए थे। बंटवारे के हिसाब से सिर्फ उसके हिस्से में ही 5 से ज्यादा स्टोनस आने वाले थे। यह देखकर शेन वानकिंग पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुमने आज सचमुच 50 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स निकाले हैं? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया था? वह इस खान की सुपरवाइजर थी और लियू रुयान की सामान्य क्षमता को किसी से ज्यादा अच्छी तरह जानती थी। लियू रुयान ने तुरंत घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया, क्या मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी? शेन वैनकिंग ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए कहा। साफ था कि उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह व्यंग्य से बोली, आज बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। देखते हैं कल कितने स्पिरिट स्टोन्स निकाल पाती हो। तभी आसपास मौजूद दूसरी महिलाएं भी तुरंत लियू रुयान के पास इकट्ठा हो गईं और उससे पूछने लगीं कि उसने इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स आखिर निकाले कैसे। लियू रुयान ने बड़े आराम से हाथ हिलाया और मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम सब भविष्य में छी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंच जाओगी, तब तुम भी ऐसा कर पाओगी। बेशक लियू रुयान कभी भी असली वजह नहीं बताने वाली थी। आखिर जब से उसे एक हस्बैंड मिला था, उसकी मोटिवेशन तो मानो आसमान छूने लगी थी। आसपास खड़ी बाकी महिलाएं उसकी बात सुनकर बस बेबस होकर आंखें घुमाने लगीं। उनमें से एक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अगर हमें सिखाना नहीं चाहती तो सीधा सीधा कह दो। लेकिन उसी समय शेन वैनकिंग की निगाहों में एक हल्की सी चमक उभरी। पिछली रात से ही लियू रुयान उसे अजीब लग रही थी और आज तो वह पहले से भी ज्यादा सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि मौका मिलते ही वह इसकी पूरी तहकीकात करेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। लियू रुयान खुशी खुशी बोली और अपना सामान समेटकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार हो गई। अगले ही पल वह जितनी तेजी से हो सकता था अपने घर की तरफ उड़ गई। दूसरी तरफ मैं पूरे दिन घर के अंदर ही बंद रहा था। बाहर की दुनिया खतरों से भरी हुई थी, इसलिए बाहर निकलने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब मेरी एक पत्नी थी और मैं उसे हमेशा अकेले बाहर मेहनत करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने घर बैठे कमाई करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया।
शायद टैलिस्मन्स बनाकर, पिल्स रिफाइन करके या फिर कोई और साइड वर्क करके मैं भी परिवार का सहारा बन सकता था। कुछ देर बाद मैंने समय का हिसाब लगाया तो एहसास हुआ कि लियो रुयान के लौटने का समय होने वाला है। इसलिए मैंने बाकी बातें छोड़कर खाना बनाने का फैसला किया। मेरी पत्नी बाहर इतनी मेहनत कर रही थी तो घर के काम संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने 3 डिशेस और एक सूप तैयार किया, फिर एक बड़ा सा बर्तन भरकर गर्म पानी भी उबाल दिया ताकि लौटने के बाद वह आराम से अपने पैर भिगोकर थकान उतार सके। थोड़ी ही देर बाद बाहर से फ्लाइंग स्वॉर्ड के उतरने की आवाज सुनाई दी। लियो रोयान ने फॉर्मेशन बैरियर खोला और कोर्टयार्ड में कदम रखा। मैं तुरंत दरवाजे तक भागा और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। पत्नी, सब ठीक है ना सेठ? मैंने चिंता भरे स्वर में पूछा। लियो रुयान ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब अच्छा रहा। लेकिन उसके दिल में एक अलग ही उथल-पुथल चल रही थी। वह जानती थी कि मुझे अपने पास रखने के लिए उसने कुछ बातें छिपाई थीं और इसी वजह से उसे हल्का-सा अपराध बोध भी हो रहा था। साथ ही उसे हर पल यह डर सताता था कि कहीं मैं सिर्फ एक सपना न निकल जाऊं और उसके दूर रहते ही अचानक गायब न हो जाऊं। इसलिए पूरा दिन वह खुशी और बेचैनी के बीच झूलती रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराकर कहा, आओ, पहले तुम्हारा पसीना साफ कर दूं और फिर गर्म पानी में पैर रखकर आराम कर लो। यह सुनते ही लियू रुयान घबरा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पति मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं? सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। मैंने उसे हल्के से बैठाते हुए कहा, शांत रहो और बैठ जाओ। लियू रुयान बस मुझे देखती रह गई। उसकी नजरों में मैं इतना परफेक्ट था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस दुनिया में कौन सा आदमी किसी औरत की सेवा करता था? यहाँ तो हमेशा महिलाएं ही पुरुषों की सेवा करती थीं। उस पल उसे सच में लगा कि उसने जरूर 8 जन्मों के पुण्य कमाए होंगे जो स्वर्ग ने उसे ऐसा पति दिया। मैं गर्म पानी का बासन लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, पत्नी पैर ऊपर करो। लियू रुयान का दिल घबराहट से बेकाबू हो गया। पतिदेव, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए अपने पति से जूते उतरवाना किसी असंभव सपने जैसा था। अगर बाहर की दूसरी महिलाओं को इस बात का पता चल जाता तो शायद वे उसे पीट पीट कर मार डालती या अपनी जलन भरी बातों से ही डुबो देती। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने खुद उसके जूते उतारे और धीरे से उसके पैर गर्म पानी में रख दिए। उस पल उसकी आंखें लगभग भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी खुशी मिली। पैरों की मालिश करने के बाद मैं उसके पीछे गया और उसके कंधों की मालिश भी करने लगा। इससे वह और भी ज्यादा शर्मिंदा और भावुक हो गई। जब सब खत्म हुआ तो मैंने मुस्कुराकर कहा, खाना काफी देर से तैयार है, चलो खाना खाते हैं। लियो रुयान ने सिर हिलाया और खुद चावल परोसने चली गई। इस बार मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मैं समझ सकता था कि वह अभी भी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। आखिर शादी का मतलब यही था कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहारा बने। जल्द ही हम दोनों खाने की मेज पर साथ बैठे थे। हम एक दूसरे को खाना खिलाते हुए उस गर्मजोशी भरे माहौल का आनंद ले रहे थे। दूसरी तरफ हमारे घर से कई 100 मीटर दूर आसमान में शेन वैनकिंग अपनी जेट स्वॉर्ड पर खड़ी थी और हमारे घर को घूर रही थी। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं। इसने फॉर्मेशन बैरियर तक लगा रखा है, जरूर कोई राज है। उसने आंखें संकरी करते हुए सोचा, क्या यह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रही है? आखिर लियू रुयान बहुत पहले ही ची रिफाइनमेंट के 9th लेयर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शन वांचिंग समझ नहीं पा रही थी कि जो महिला पहले कभी आगे बढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी वह अचानक इतनी उत्सुक क्यों हो गई। रात को खाना खाने के बाद मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा, पत्नी, मैं टैलिस्मन ड्राइंग सीखना चाहता हूँ। यह सुनकर वह तुरंत मुस्कुराई। बहुत अच्छा, पतिदेव को मेरा पूरा सपोर्ट है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। फिर मैंने आगे कहा, मैं एल्केमी भी ट्राई करना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि मैं किस चीज में ज्यादा टैलेंटेड हूं। लियो रुयान ने हल्का सा सोचा और बोली, एल्केमी बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए स्पिरिट हर्ब्स, पिल फॉर्मूलाज और पिल फर्नेसेस चाहिए होते हैं। उन्हें हासिल करना आसान नहीं है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। सच कहूं तो शुरुआत में किसी एक चीज पर फोकस करना ही सबसे अच्छा रहता है, वरना किसी में भी मास्टरी हासिल नहीं हो पाती। मैंने समझते हुए सिर हिलाया। तो फिर मैं टैलिस्मन ड्राइंग से शुरुआत करूंगा। तभी अचानक लियू रुयान ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे लग रहा था कि वह मेरी हर इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी और कहीं ना कहीं उसके अपने स्वार्थ भी इसमें शामिल थे। दिल के किसी कोने में वह खुद को मेरे लायक नहीं समझती थी। लेकिन मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, पति पत्नी के बीच जरूरत से ज्यादा शिष्टाचार सिर्फ दूरी पैदा करता है। हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रहें। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। उसने उत्साह से आज कमाए हुए स्पिरिट स्टोन्स निकाले और बच्चे की तरह गर्व से बोली, पतिदेव, आज मैंने 5 स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं। मैंने उन चमकते पत्थरों को देखा और मुस्कुराकर कहा, 5 स्पिरिट स्टोन्स? पत्नी, तुम कमाल हो। आखिर एक स्पिरिट स्टोन की कीमत 100 गोल्ड टेल से भी ज्यादा थी और ज्यादातर समय तो पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। लियो रुयान ने गर्व से सीना फुला लिया। कल मैं इससे भी ज्यादा निकालूंगी।
लेकिन मैंने गंभीर होकर सिर हिलाया। अगर कभी तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो मेरे लिए 100 क्या 1000 स्पिरिट स्टोन्स भी किसी काम के नहीं होंगे। उधर घर के अंदर मैं पूरा दोपहर टैलिस्मन्स बनाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन 50 बार कोशिश करने के बाद भी एक भी यूजेबल टैलिस्मन नहीं बन पाया। वजह साफ थी, मेरे पास मिक्स्ड ट्रैश स्पिरिचुअल रूट्स थे और किसी खास एलिमेंट के साथ मेरी अफिनिटी नहीं थी। ऐसे में स्पिरिचुअल एनर्जी को शुद्ध रूप में कंट्रोल करना मेरे लिए बेहद मुश्किल काम था। सामान्य तौर पर इस समस्या का हल स्पेशल टूल्स से निकाला जा सकता था, जैसे कि प्योर एलिमेंटल स्पिरिचुअल मटेरियल्स से बने टैलिस्मन ब्रशेस, लेकिन फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई चीज बनाने का तरीका नहीं था। आखिरकार मैंने हार मान ली और सोचा कि लियू रुयान के लौटने के बाद हम दोनों मिलकर इसका कोई समाधान निकालेंगे। दूसरी तरफ शाम के समय जब लियू रुयान माइनिंग ग्राउंड पहुंची तो शेन वानकिंग उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अविश्वास से पूछा, 58 स्पिरिट स्टोन्स टनल नंबर 7 से? यहां तक कि वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई वहां से इतना कुछ निकाल सकता है। यह उसकी सारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। लेकिन लियू रुयान ने हमेशा की तरह शांत चेहरा बनाए रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मुझे 6 स्पिरिट स्टोन्स दो। उसके पास कल की कुछ बची हुई कमाई भी थी, इसलिए आज का हिस्सा मिलाकर उसके पास कुल 6 स्टोन्स हो जाते, यानी कल से एक ज्यादा। और इसका मतलब था कि आज घर लौटने पर उसे अपने हस्बैंड से कल से भी ज्यादा तारीफ मिलेगी। इस बार शेन वैनकिंग ने बहस नहीं की। उसने सीधे 6 स्पिरिट स्टोन्स उसके हाथ में रख दिए। उन्हें मिलते ही लियू रुयान की आंखों में खुशी चमक उठी और वह बिना समय बर्बाद किए अपनी सोट पर सवार होकर घर की तरफ उड़ गई। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, वह लगभग दौड़ती हुई मेरे पास आई और गर्व से बोली, पतिदेव, आज मैंने 6 स्पिरिट स्टोन्स कमाए हैं। उसकी आवाज में ऐसी खुशी थी जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि दिखा रहा हो। मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, पत्नी तुम कमाल हो, इधर आओ, मुझे तुम्हें किस करने दो। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह लगभग पिघलती हुई बोली, पतिदेव, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज रात मुझे भी आपको ठीक से खुश करना होगा। कुछ देर तक हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया और फिर साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मैंने उसे टैलिस्मन ब्रश वाली परेशानी के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर उसने बिना जरा भी सोचे आत्मविश्वास से कहा, कोई समस्या नहीं है, मैं आपके लिए सूटेबल स्पिरिचुअल मटेरियल्स ढूंढ लाऊंगी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सच कहूं तो उस पल मुझे लगा कि मेरी पत्नी हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। मैंने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पत्नी तुम सच में इनक्रेडिबल हो। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने उत्सुकता से पूछा, वैसे पत्नी, क्या तुम्हारे पास कोई डुअल कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं? जैसे ही लियू रुयान ने डुअल कल्टीवेशन टेक्निक शब्द सुना, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और हैरानी की बात यह थी कि वह मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही लियू रुयान मेरे लिए फायर एलिमेंट स्पिरिचुअल मटेरियल्स लेने निकल पड़ी। उसका इरादा मेरे लिए खास तौर पर एक स्पेशल ब्रश हैंडल बनवाने का था। काफी कोशिशों के बाद उसे फायर एलिमेंट ग्रेड जैड मटेरियल मिल गया और वह उसे लेकर फिर से माइन टनल नंबर 7 की तरफ बढ़ी। लेकिन इस बार शेन वॉन्किंग ने अचानक उसे रोक लिया। आज टनल नंबर 1 खाली है। लियू रुयान थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर वहां से कुछ फायर एलिमेंट स्पिरिट स्टोन्स मिल जाते तो वह तुरंत फॉर्मेशन लगाकर ब्रश हैंडल को रिफाइन कर सकती थी। असल में शेन वॉन्किंग का रवैया अचानक इसलिए बदल गया था क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी कि लियू रुयान फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रही है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिल्म में पहुंचना किसी कल्टीवेटर की जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था और विमेंस किंगडम में लोग आमतौर पर एक दूसरे को जान से मारने जैसी हरकतें नहीं करते थे। कुछ ही देर में लियू रुयान ने 6 फायर एलिमेंट स्पिरिट स्टोन्स निकाल लिए। फिर उसने वहीं एक फॉर्मेशन स्थापित किया और ब्रश हैंडल को रिफाइन करना शुरू कर दिया। जब तक उसका काम खत्म हुआ, बाहर का आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। ब्रश रिफाइन करने में इतना समय लग गया था कि आज वह सिर्फ 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा पाई। अपनी स्वॉर्ड पर घर लौटते समय उसने हल्के से गाल फुलाए और मन ही मन सोचा, पता नहीं आज सिर्फ 4 स्टोन्स देखकर हस्बैंड मेरी तारीफ करेंगे या नहीं। यह सोचते हुए वह तेजी से घर की तरफ उड़ गई। उधर मैं घर पर लगातार बेचैन होता जा रहा था। पिछली रात की डुअल कल्टीवेशन के नतीजे अविश्वसनीय थे। मेरी कल्टीवेशन स्पीड आज कल की तुलना में 3 गुना ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे बाहर अंधेरा बढ़ रहा था, मेरी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। लियू रुयान अभी तक वापस नहीं लौटी थी। बाहर रात के जीवों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं और हर आवाज मेरे दिल पर चोट कर रही थी। मैं खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाया, पत्नी, कृपया तुम्हारे साथ कुछ बुरा मत हुआ हो। आखिरकार मैं और इंतजार नहीं कर पाया। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी एहसास हुआ कि लियू रुयान जाते समय
पूरे घर को रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन से सील करके गई थी। घबराहट में मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाली और बैरियर पर लगातार वार करने लगा, लेकिन हर वार एक तेज धमाके के साथ वापस उछल जाता। आखिर 9 लेयर ची रिफाइनमेंट कल्टीवेटर द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन मेरी मौजूदा ताकत से बहुत आगे की चीज थी। उसी पल मुझे समझ आया कि उसने सच में यह सब सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए किया था। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, पतिदेव, मैं वापस आ गई। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मूनलाइट के नीचे लियू रुयान अपनी सफेद बैटल रोब्स में खड़ी थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई सेलेस्टियल फेरी स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई हो। मैं बिना एक पल गनवाए उसकी तरफ भागा और उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज वापस पा ली हो। इतनी देर क्यों हो गई? मैंने चिंता से भरी आवाज में कहा। मैं तो डर के मारे पागल हो रहा था। लियू रुयान ने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। टैलिस्मन ब्रश रिफाइन करने में इतना समय लग गया कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने आपको चिंता में डाल दिया। मैंने सिर हिलाया और उसे और मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुमने यह सारी मेहनत सिर्फ मेरी वजह से की है। मेरी बात सुनकर लियू रुयान की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने मुझे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पतिदेव, ऐसा मत कहिए। आपके लिए यह सब कर पाना ही मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उस पल मेरा दिल पूरी तरह भर आया। मेरे पास अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान करने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ अपने एक्शन से जताया। लियू रुयान एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और पूरे दिल से मेरे जवाब में खुद को मेरे करीब कर लिया। कई मिनट बाद मैं भारी सांसें लेते हुए आखिर उससे थोड़ा अलग हुआ और गंभीर स्वर में कहा, आज के बाद तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर लौटना होगा। अगर फिर कभी इतनी देर हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान के होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने चमकती आंखों से मेरी तरफ देखा और छेड़ते हुए पूछा, अच्छा पतिदेव, तो आप मुझे किस तरह की सजा देने वाले हैं? फिर वह थोड़ा और करीब आई और धीमी आवाज में बोली, पतिदेव, क्या आप मुझे अभी सजा दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए पूरी तरह निरुत्तर हो गया। यह औरत सच में दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। मैंने बेबस होकर उसका गाल खींचा और कहा, शरारती लड़की, बात न मानने का यही नतीजा होता है। खाने से पहले लियू रुयान खुशी खुशी 4 स्पिरिट स्टोन्स मेज पर रखकर बोली, पतिदेव, आपकी ये पत्नी आज उतनी मेहनत नहीं कर पाई। मैं सिर्फ 4 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा सकी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। 4 स्पिरिट स्टोन्स कम नहीं होते, ज्यादातर कल्टीवेटर तो इतना भी नहीं कमा पाते। तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड शब्द सुनते ही उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तो फिर पतिदेव मुझे क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, पहले यह तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? लियू रुयन कुछ पल झिझकी, फिर उम्मीद भरी नजरों से बोली, पतिदेव, क्या आप मुझे अपनी कोई पर्सनल चीज दे सकते हैं, ताकि जब मैं बाहर रहूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगे कि आप मेरे साथ हैं? उसकी बात सुनते ही मुझे जैसे किसी ने झकझोर दिया। मेरी पत्नी अपनी सारी दौलत मुझे दे चुकी थी, रोज मेरे लिए जान जोखिम में डालकर काम करती थी, लेकिन मैंने उसे आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया था। दिल में अपराध बोध उमड़ आया। मैंने तुरंत अपना स्टोरेज पाउच खोला और उसमें से एक छोटा सा खूबसूरती से तराशा हुआ वुडन सोर्ड निकाला। वह 1 फुट से भी छोटा था, लेकिन मेरे लिए बेहद कीमती था। मैंने उसे सावधानी से उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, इसे मैंने तब खुद तराशा था जब मैं सिर्फ 8 साल का था। इसके बाद पूरे 10 साल तक यह हमेशा मेरे साथ रहा। यह मेरी सबसे कीमती चीज है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। उम्मीद है यह तुम्हारे लिए भी गुड लक लेकर आएगा। लियू रुयान उस छोटी सी लकड़ी की तलवार को ऐसे देख रही थी जैसे दुनिया का सबसे अनमोल खजाना उसके हाथ लग गया हो। उसने दोनों हाथों से उसे संभालकर पकड़ा और भावुक आवाज में फुसफुसाई, यह बहुत सुंदर है, सच में बहुत सुंदर। फिर उसने गंभीर होकर मेरी तरफ देखा और कहा, जब मेरी कल्टीवेशन भविष्य में और मजबूत हो जाएगी तब मैं आपको इससे भी बड़ा खजाना दूंगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, चाहे कोई खजाना कितना भी कीमती क्यों ना हो, वह इस वुडन स्वॉर्ड की बराबरी नहीं कर सकता। इसमें तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। यह दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर लियू रुयान की आंखें और भी नरम हो गईं। उसे ऐसा कहते सुनकर मेरा दिल सच में पिघल गया। मेरी यह पत्नी जरूरत से ज्यादा अच्छी थी। मैंने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पत्नी, अब जल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद हम साथ में कल्टीवेशन करेंगे। यह सुनते ही लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। वह उत्साह छिपा भी नहीं पा रही थी। ठीक है पतिदेव, आज रात हम पूरी रात ड्यूअल कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद अगले 2 दिन बेहद शांति से बीते। लियू रुयान रोज की तरह स्पिरिट स्टोन से निकालती रही, जबकि स्पेशल ब्रश हैंडल मिलने के बाद आखिरकार मेरी टैलिस्मन्स ड्राइंग में भी प्रगति होने लगी। कई असफलताओं के बाद मैं आखिर एक फ्लेम टैलिस्मन्स बनाने में सफल हो गया। हालांकि वह अभी इंस्टेंट एक्टिवेशन के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर मेरी स्किल्स और बेहतर हो गई तो मैं अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे प्रोटेक्टिव टैलिस्मन्स बना सकता था। हम उन्हें स्पिरिट स्टोन्स के बदले एक्सचेंज कर सकते थे, कल्टीवेशन पिल्स खरीद सकते थे और अपनी ताकत को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते थे। दूसरी तरफ माइनिंग
ट्रेनिंग ग्राउंड्स में शेन वानकिंग लगातार 2 दिनों तक लिू रुयान पर नजर रखती रही, लेकिन उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की तैयारी का एक भी संकेत नहीं मिला। उसने सोचते हुए बुदबुदाया, तो फिर वह कोई और राज शायद छिपा रही है। अचानक उसे लिू रुयान के घर के चारों तरफ लगा रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन और उस रात सुनी गई अजीब आवाजें याद आ गईं। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मन में एक भयानक संभावना कौंध गई। शेन वैनकिंग चुपचाप माइन से निकल गई। उसने तय कर लिया कि आज रात वह खुद जाकर उस घर की जांच करेगी। आखिरकार रात आ गई। अंधेरे में छिपकर शेन वैनकिंग दूर से लियू रोयान का पीछा करती हुई उसके घर तक पहुंची, लेकिन घर के पास पहुंचते ही उसने एक अजीब दृश्य देखा। लियू रोयान जानबूझकर हवा में ही अपने बाल बिखेर रही थी, अपने कपड़े थोड़ा फाड़ रही थी और अपनी हालत अस्त व्यस्त बना रही थी। यह देखकर शेन वानकिंग का दिल और जोर से धड़कने लगा। अब उसे अपने शक पर पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया। उसने घबराकर बुदबुदाया, सब खत्म हो गया। लियू रोयान ने सच में सबसे बड़ा टैबू तोड़ दिया है। कुछ ही देर बाद लियू रोयान ने फॉर्मेशन बैरियर खोला और कोर्टयार्ड में दाखिल होते हुए खुशी से आवाज लगाई, पतिदेव मैं वापस आ गई। जैसे ही शेन वैनकिंग ने पतिदेव शब्द सुना, उसके दिमाग में मानो बिजली गिर गई। वह उसे पति बुलाती है? लियू रुयान, क्या तुम पागल हो गई हो? उसका मन डर और उलझन से भर गया। लेकिन अब जबकि वह इस राज्य तक पहुंच चुकी थी, वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसकी नजर में यह मामला किसी और तक पहुंचने से पहले खत्म होना चाहिए था। इसलिए वह तुरंत कोर्टयार्ड के बाहर उतरी और जोर से चिल्लाई, लियो रुयान बाहर आओ। लियो रुयान तुरंत कमरे से बाहर आई और सावधानी से उसे देखते हुए बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? शेन वैनकिंग ने आंखें सिकोड़ ली। मुझे साफ साफ बताओ, उस घर के अंदर तुम क्या छिपा रही हो? यह सुनते ही लियो रुयान के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने गला साफ किया और बोली, क्या छिपा रही हूं? तुम कैसी बकवास कर रही हो? शेन वैनकिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी। अब नाटक बंद करो, मैंने सब देख और सुन लिया है। जल्दी से उस चीज से छुटकारा पाओ। अगर ऐसा करोगी तो मैं भी दिखावा करूंगी कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही लियू रुयान ने छुटकारा पाओ शब्द सुने, वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। छुटकारा? एक आदमी से? इस पूरे विमेंस किंगडम में जहां दूसरा कोई आदमी मौजूद ही नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था? उधर अपनी बात कहकर शेन वैनकिंग मुड़कर जाने लगी। लियू रुयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे तुम्हारे साथ वो अजीब और घिनौनी चीजें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो ये दिखावा करने को तैयार हूं कि मैंने कुछ नहीं देखा, वही अपने आप में बहुत बड़ी मेहरबानी है। लियू रुयान कुछ पल तक उसे खाली नजरों से देखती रही, फिर अजीब सा चेहरा बनाकर बोली, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां क्या छिपा रही हूँ? शेन वैनकिंग ने घृणा भरी नजर से उसकी तरफ देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे जोर से बोलूं? सिर्फ सोचकर ही घिन आती है। उसकी बात सुनकर लियू रुयान कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने दांत भींचकर कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर किस तरह की बकवास चल रही है? कैसी अजीब और गंदी चीजें सोच रही हो तुम? शेन वानकिंग ने तुरंत अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए विरोध किया। मैं अजीब हूं? अरे अजीब तो तुम हो। लेकिन अपनी बात के बीच में ही उसे अचानक एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह रुक गई और शक भरी नजरों से लियू रुयान को देखने लगी। तो फिर बताओ, आखिर तुम वहां क्या छिपा रही हो? इस बार लियू रुयान के चेहरे से सारा तनाव गायब हो गया। वह अचानक शांत हो गई और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। क्या तुमने उसे पहले ही नहीं देख लिया? शेन वैनकिंग ने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सिर्फ तुम्हें किसी को हस्बैंड बुलाते हुए सुना था और कमरे के अंदर एक शैडो सी दिखी थी। लियू रुयान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अचानक शेन वैनकिंग की कलाई पकड़ ली। तो फिर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शेन वानकिंग तुरंत घबरा गई। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन उसकी जुबान भले ही मना कर रही थी, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी क्यूरियोसिटी पहले ही पूरी तरह जाग चुकी थी। आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या छिपा था? कुछ ही पलों बाद हम दरवाजे के सामने पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शेन वानकिंग की आंखें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। अगले ही पल उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो बाहर निकल पड़ेंगी। वह अविश्वास से धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर लियू रुयान की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई मंकी नहीं था, कोई पपेट नहीं था, बल्कि एक असली आदमी खड़ा था। एक जीवित, सांस लेता हुआ वास्तविक मैन। लियू रुयान ने तुरंत गर्व से हमारी पहचान करवाई। पतिदेव, यह मेरी दोस्त है और मेरी वह कॉमरेड भी जो हमेशा मेरे साथ लड़ती है। मैंने मुस्कुराकर विनम्रता से एक तरफ हटते हुए कहा, स्वागत है, अंदर आइए। लेकिन शेन वैनकिंग अभी भी पूरी तरह सुन्न खड़ी थी। उसकी आत्मा जैसे आधी शरीर से निकल चुकी थी। लियू रुयान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बोली, पतिदेव एक मिनट रुकिए, मुझे अपनी दोस्त से कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पलकें झपकाई और कहा, लेकिन खाना तो तैयार है।
क्या तुम दोनों साथ में नहीं खाओगी? उधर लियू रुयान लगभग घसीटते हुए शन वानकिंग को दूर ले गई। कुछ देर बाद जब शन वानकिंग को होश आया तो उसने तुरंत छूटने की कोशिश शुरू कर दी। वह वापस जाना चाहती थी। वह उस आदमी के साथ खाना खाना चाहती थी क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। प्राचीन कहानियों में जिन पुरुषों का वर्णन किया जाता था उनसे कम 10 गुना कृष्ण, शायद 100 गुना ज्यादा आकर्षक। लियू रुयान ने उसे घूरते हुए चेतावनी दी, अपने आप पर कंट्रोल रखो। शेन वैनकिंग तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। एक आदमी, सचमुच एक आदमी, उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी लियू रुयान ने गर्व से अपनी बाहें सीने पर बांध लीं और मुस्कुराकर बोली, अब समझ में आया कि मैं पहले वैसा व्यवहार क्यों कर रही थी। शेन वैनकिंग ने तुरंत पूछा, लेकिन तुम्हें यह मिला कैसे? नेशनल टीचर ने तो पूरे विमेंस किंगडम को सील नहीं कर रखा था। लियू रुयान ने कंधे उचकाए और बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, मैंने आसमान से एक इच्छा मांगी थी और फिर मेरे हस्बैंड सचमुच आसमान से गिर पड़े। जाहिर है शन वानकिंग ने उसकी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसकी पूरी सोच कहीं और पहुंच चुकी थी। उसने सीधा लियू रुयान की आंखों में देखा और पूरी गंभीरता से कहा, इस आदमी में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। यह सुनते ही लियू रुयान की आंखें फैल गईं। क्या मतलब तुम्हारा हिस्सा? शन वानचिंग ने आत्मविश्वास से अपनी बाहें मोड़ लीं और बोली, क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहें तो हम इस आदमी को हमेशा के लिए अपने पास रख सकती हैं। आखिर पूरे विमेंस किंगडम में ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं। शेन वॉनकिंग हल्का सा मुस्कुराई। उसे इस देश के बारे में सबसे अच्छी तरह पता था। यहाँ अगर किसी आदमी की खबर बाहर फैल गई तो फिर उसे छुपाकर रखना नामुमकिन हो जाएगा। तब हाल ये होगा कि लोग लाइन लगाकर मिलने आएंगे और एक झलक देखना भी मुश्किल हो जाएगा। उसने लियू रुयान की तरफ देखा और बोली, वैसे तुमने मुझे उससे मिलवाया ही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी यही इरादा था ना? लियू रुयान ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम काफी समझदार हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शेन वैनकिंग ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन फिर लियू रुयान बोली, इतना आसान नहीं है। मैं और मेरे पति पहले ही शादी कर चुके हैं। यह सुनकर शन वानशिंग ने दांत भींच लिए, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुमने उन्हें अपने पास कैसे रोके रखा? लियू रुयान मुस्कुराई और अपना पूरा प्लान बताने लगी। सब सुनने के बाद शेन वैनकिंग को समझ आ गया। उसने कहा, सच कहूं तो तरीका बुरा नहीं है और तुमने झूठ भी नहीं बोला। यहाँ सच में बहुत सारे राक्षस हैं, बस सबकी सब राक्षसी औरतें हैं। दोनों हंस पड़ी। फिर लियू रुयान ने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात सच है, मैं अपने पति से दिल से प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। कुछ ही दिनों में वह मुझसे पूरी तरह प्यार करने लगी थी। फिर उसने शेन वैनकिंग से कहा, कल मैं कोशिश करूंगी कि मेरे पति तुम्हें भी स्वीकार कर लें, लेकिन आगे से हर रात किसके साथ रहना है इसका फैसला वही करेंगे। हम दोनों उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है? शेन वैनकिंग ने मान लिया, लेकिन फिर बोली, आज रात मैं तुम लोगों के साथ खाना खाना चाहती हूँ और कोई बीच में नहीं आएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों सिर्फ खाना खाकर रह जाओगे। यह बोलते वक्त खुद उसे भी पता था कि उसका अपना मन भी काबू में नहीं रहता। फिर उसने कहा कि यह छोटा घर सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि कल छुट्टी लेकर पीछे पहाड़ों में एक छिपा हुआ घर बनाया जाए। लियू रुयान को भी यह बात सही लगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी शेन वैनकिंग भी उन्हें ढूंढ निकाले। आखिर फैसला हो गया। लियू रुयान बोली, ठीक है, अब मैं अंदर जाकर अपने पति के साथ खाना खाऊंगी, तुम भी जाओ, ज्यादा देर हुई तो उन्हें मेरी चिंता होगी। शेन वैनकिंग के चेहरे पर साफ जलन दिख रही थी। उसका भी मन था कि अंदर जाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। लियू रुयान के अंदर जाते ही शेन वैनकिंग वहां से नहीं गई। वह जंगल की तरफ चली गई और दूर से हमारी रखवाली करने लगी। उसे डर था कि कहीं कोई और हमें ढूंढ न ले। लेकिन जैसे जैसे वह सोचती कि मैं और लियू रुयान अंदर साथ बैठकर खाना खा रहे होंगे, उसके दिल में अजीब सी चुभन होने लगती। तभी लियू रुयान ने बताया कि उसकी दोस्त चली गई है। मैंने हैरानी से पूछा, वो सच में तुम्हारी दोस्त है? कुछ दिन पहले तो तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन लग रही थी। लियू रुयान मुस्कुराई और बोली, पतिदेव, आपको मेरी वो दोस्त सुंदर लगती है? यह सुनते ही मैं सीधा सतर्क हो गया। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, मैं तो बस तुम्हारी वजह से उसके बारे में पूछ रहा था। मेरा उसके लिए कोई अलग मतलब नहीं है। लियू रुयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, सच? मैंने बिना सोचे कहा, बिल्कुल सच। मेरे पास तुम्हारी जैसी सुंदर, समझदार और ताकतवर पत्नी है, फिर मुझे और क्या चाहिए? लेकिन लियू रुयान फिर बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सच सच बताओ, वो तुम्हें कैसी लगती है? पसंद है? उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मामला खतरनाक दिशा में जा रहा है। मैंने तुरंत कहा, मेरी नजर में सबसे सुंदर सिर्फ तुम हो, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर लियू रुयान ने आखिर अपने मन की बात बता दी। उसने कहा, तुम जानते हो मैं रोज बाहर राक्षसों से लड़ती हूँ, यह काम बहुत खतरनाक है। अगर मेरे साथ कोई भरोसेमंद बहन जैसी साथी हो तो सब आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि
तुम उससे भी शादी कर लो। यह सुनते ही मैंने तुरंत मना कर दिया। तुम आखिर सोच क्या रही हो, मुझे क्या समझ रखा है? सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। ऐसा लगा जैसे वह मुझे किसी और के साथ बांटना चाहती हो। उसे उसकी गलती समझाने के लिए मैंने उसे गोद में उठा लिया और बिस्तर की तरफ चल पड़ा। लियो रुयान ने घबराकर मेरी गर्दन पकड़ ली। उसी समय बाहर शेन वैनकिंग बेचैन होकर पहरा दे रही थी। उसकी नजर बार बार घर की तरफ जा रही थी। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद इस वक्त मैं और लियो रुयान साथ बैठे होंगे। जितना वह सोचती उतनी ही उसे जलन होती। फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर मैं भी। हम तीनों बस इतना सोचते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मन हुआ कि अंदर जाकर देखे, लेकिन वादा उसे रोक रहा था। इसलिए वह बस बाहर चक्कर लगाती रही। अगली सुबह लियू रुयान बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी हालत थकी हुई लग रही थी। काफी देर खुद को संभालने के बाद वह बाहर निकली और बाहर आते ही शेन वैनकिंग को खड़ा पाया। उसने पूछा, तुम अभी आई हो या रात भर यहीं थी? शेन वैनकिंग ने जवाब दिया, जी रात भर यहीं थी। यह सुनकर लियू रुयान भी हैरान रह गई। तभी शेन वैनकिंग ने पूछा, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अचानक इतनी बैठी हुई क्यों लग रही है? यह सुनते ही लियू रुयान चौंक गई और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बात की वजह से मुझे पूरी रात सजा मिली। शेन वैनकिंग तुरंत गुस्से में आ गई। क्या उन्होंने तुम्हें मारा? लेकिन अगले ही पल खुद ही बोली, नहीं ये कैसे हो सकता है, वो तो तुमसे कमजोर हैं। लियू रुयान का चेहरा लाल हो गया। उसने बस इतना कहा, उन्होंने मुझे मारा नहीं। बाकी बातें तुम्हें बाद में समझ आ जाएंगी। शेन वैनकिंग और भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन ल्यू रुयन ने तुरंत बात बदल दी। चलो आज हमारे पास बहुत काम है। दोनों पहले छुट्टी लेने गईं और फिर पीछे के पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। वहां घना जंगल था और जंगली दैत्य भी रहते थे। कमजोर लोग अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। काफी देर जगह देखने के बाद उन्हें एक सुनसान घाटी पसंद आई। जगह सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही थी। फिर दोनों ने वहीं नया घर बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक अच्छा सा छिपा हुआ घर तैयार हो गया। अंदर सामान रखा गया और जगह को आरामदायक बना दिया गया। सब खत्म होने के बाद शेन वानकिंग खुशी से बोली, चलो अब पतिदेव को लेने चलते हैं। वह इतनी खुश थी कि जैसे नई जिंदगी शुरू होने का इंतजार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी लियू रुयान ने उसे रोक दिया। शेन वैनकिंग ने पूछा, क्या हुआ? लियू रुयान थोड़ी झिझकते हुए बोली, वो अभी पतिदेव ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। शायद तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़े। यह सुनते ही शेन वैनकिंग का चेहरा बदल गया। क्या मतलब? मैंने इतना सब किया, पूरा एक दिन और एक रात इंतजार किया और अब तुम कह रही हो नहीं होगा? मुझे तो लगता है तुमने ठीक से बात ही नहीं की। फिर उसने जिद से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज रात ही मुझे पतिदेव के साथ शादी करनी है। लियू रुयान ने पूछा, और अगर नहीं हुआ तो? शनवंशिंग बोली, तो फिर क्या, मैं सबको बता दूं? लियू रुयान भी इस बार सख्त हो गई। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। शेन वैनकिंग ने तुरंत जवाब दिया, तो सच यही है, तुम बीच में रुकावट डाल रही हो, तुम्हारा मन बदल गया है। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। लियू रोयान को उम्मीद नहीं थी कि शेन वैनकिंग इतनी जिद्दी निकलेगी। उसने नरम होकर कहा, मैंने मना नहीं किया, बस कुछ दिन इंतजार करने को कहा है। लेकिन शेन वानकिंग ने सिर हिलाया और पूरी जिद के साथ बोली, एक दिन भी नहीं, आज रात, अभी, इसी वक्त। क्योंकि आज एक दिन रुकी तो कल 2 दिन रुकना पड़ेगा। शेन वॉनकिंग ने जिद पकड़ ली थी। वह बोली, जितना ज्यादा इंतजार होगा उतनी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं तो तैयार हूं, लेकिन असली दिक्कत यह है कि तुम्हारे पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहे। फिर उसने नाराज होकर कहा, आखिर क्यों? मुझ में कमी क्या है? मैं जवान हूं, सुंदर हूं, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं चाहते? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उनके सामने मेरी तारीफ नहीं की होगी। लियो रोयान ने तुरंत विरोध किया। उसकी आंखों में नरमी आ गई और वह बोली, मेरे पति अलग हैं, वो बहुत वफादार इंसान है, उनके दिल में सिर्फ मैं हूं। शैन वैनकिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे उनके दिल से मतलब नहीं, मुझे बस उन्हें अपने पास चाहिए। चाहे वो क्या सोचते हो, आज रात ही फैसला होगा। लियू रुयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाए। आखिर उसने कहा, तुम्हें उनके दिल की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे है। मैं उन्हें किसी भी तरह दुख नहीं पहुंचाना चाहती। शेन वैनकिंग ने तुरंत कहा, देखा, फिर वही बात, साफ है कि तुम ही बीच में रुकावट डाल रही हो। इतना कहकर उसने अपनी उड़ने वाली तलवार भी निकाल ली। मामला बिगड़ता देख लियू रुयान ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो, जैसा मैं कहूं वैसा करना। उसी समय मैं घर पर था कि अचानक बाहर से लियू रुयान की आवाज आई, पतिदेव मैं वापस आ गई। मैं बाहर निकला तो एक पल के लिए दंग रह गया। लियू रुयान के कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और कुछ जगह खून भी लगा हुआ था। उसके पीछे शेन वैनकिंग भी खड़ी थी। उसकी हालत भी लगभग
वैसी ही थी। मैं घबरा गया और तुरंत लियू रुयान को अंदर ले गया। ये क्या हुआ, इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गई? उसने थकी हुई आवाज में कहा। रास्ते में बहुत सारे राक्षस मिल गए थे। यह सुनते ही मैंने जल्दी से दवा निकाली और कहा, जल्दी बैठो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। दरवाजे पर खड़ी शेन वांकिंग चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, शायद पहली बार उसने किसी को इतनी परवाह करते देखा था। कुछ देर बाद वह भी अंदर आ गई, दरवाजा बंद किया और अपनी बाहरी चादर उतार दी। मैं यह देखकर पूरी तरह चौंक गया। तुम ये क्या कर रही हो? मैंने पूछा। शेन वैनकिंग ने सीधे जवाब दिया, मुझे भी चोट लगी है, मेरा भी इलाज करो। उसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी, लेकिन उसके अंदर छिपी भावना मैं समझ सकता था। वह भी वही अपनापन चाहती थी जो मैं लियू रुयान को दे रहा था। मैंने दवा की शीशी उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, तुम खुद लगा लो। लेकिन उसने सिर हिलाया, नहीं तुम लगाओ। तभी लियू रुयान ने धीरे से कहा, पतिदेव, पहले मेरा काम हो गया है, आप उसकी मदद कर दीजिए। मैं समझ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर शेन वानकिंग ने हमारी काफी मदद की थी। मैंने दवा उठाई और उसकी चोटों पर लगानी शुरू कर दी। जैसे ही मेरा हाथ उसकी चोट के पास पहुंचा, उसका शरीर हल्का सा कांप गया। उसके चेहरे पर लालिमा आ गई। मैं बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वह पहली बार किसी की इतनी परवाह महसूस कर रही हो। जब मैंने देखा कि उसकी टांग पर भी चोट है, तो मैंने दवा की शीशी उसके हाथ में देते हुए कहा, बाकी तुम खुद कर लो। लेकिन वह तुरंत बोली, अभी तो तुमने लियू रुयान की पूरी देखभाल की थी, मेरे साथ अलग व्यवहार क्यों? मैंने सीधे जवाब दिया, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और तुम नहीं। यह सुनते ही शेन वैनकिंग ने बिना एक पल गंवाए कहा, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी बन जाती हूँ। अगले ही पल उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मुझसे ज्यादा ताकतवर थी। मैंने मदद की उम्मीद से लियू रुयान की तरफ देखा, लेकिन उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया जैसे कुछ देखा ही न हो। आखिर मैंने हार मानते हुए कहा, ठीक है, पहले मुझे छोड़ो। शेन वैनकिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच? उसने पूछा। फिर बिना समय गंवाए बोली, चलो अभी शादी करते हैं। लेकिन लियू रोयान ने बीच में कहा, इतनी जल्दी नहीं, पहले मुझे सम्मान के तौर पर एक कप चाय दे दो। शन वांकिंग ने तुरंत चाय बनाई और लियू रुयान के सामने ले आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन लियू रुयान के लिए वह पल आसान नहीं था। कांपते हाथों से उसने कप लिया। उसकी आंखों में जटिल भाव थे। आखिर उसने एक घूंट लिया और चुपचाप कप नीचे रख दिया। दूसरी तरफ शेन वैनकिंग बेहद खुश थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अब तो सब ठीक है ना? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी मुझे उसकी टांग की चोट याद आई। मैंने उसे कुर्सी पर बैठाया और कहा, पहले इलाज पूरा कर लेते हैं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर चुपचाप बैठ गई। जब मैं ध्यान से उसकी चोट साफ कर रहा था, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे वह छिपा नहीं पा रही थी। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा था। लेकिन कमरे के कोने में बैठी लियू रोयान यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल के अंदर कुछ टूट रहा था। जो अपनापन कभी सिर्फ उसका था, अब वह किसी और के साथ भी बांट रहा था। और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि यह फैसला उसने खुद लिया था। कुछ देर बाद शेन वैनकिंग खुशी खुशी मेरे साथ कमरे की तरफ चली गई। जाने से पहले मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। मैं समझ सकता था कि उसने यह फैसला क्यों लिया। इस खतरनाक दुनिया में अकेले रहना मुश्किल था, साथ रहना ही सुरक्षित था। लेकिन सही फैसला होने का मतलब यह नहीं था कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। हम कमरे के अंदर चले गए, जबकि लियू रुयान चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह दरवाजे के सहारे खड़ी रही। उसे लग रहा था जैसे दिल में कोई भारी पत्थर रखा हो। वह जानती थी कि इस दुनिया में पुरुष बहुत दुर्लभ हैं और उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि मुझे हमेशा सिर्फ अपने पास रख सके। फिर भी जब किसी इंसान की पूरी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति बन जाए, तो उसे किसी और के साथ बांटना आसान नहीं होता। उस रात लियू रोयान सो नहीं पाई। वह बार बार मेरे कमरे की तरफ देखती रही। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे। सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि कहीं समय के साथ मैं उसकी परवाह कम न करने लगूं। इसी चिंता और बेचैनी के बीच पूरी रात गुजर गई। सुबह लियू रोयान ने अपने कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर वह ऐसे व्यस्त होने का नाटक करने लगी जैसे कोई काम कर रही हो, लेकिन उसकी नजर बार बार मेरे कमरे की तरफ जा रही थी। वह इंतजार कर रही थी कि मैं और शेन वैनकिंग बाहर निकलें, मगर काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। देखते देखते काम पर जाने का समय भी हो गया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। लियू रुयान हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जब उसकी और मेरी शादी हुई थी, तब तो अगली सुबह वह जल्दी उठकर खाना बनाने लग गई थी। उसके बाद भी हर सुबह ऐसा ही होता था। लेकिन आज सब अलग था। चिंता की वजह से उसका काम पर जाने का भी मन नहीं रहा। उसने सोचा, चलो एक दिन की सजा मिल जाएगी तो मिल जाएगी, कुछ कोड़े ही तो पड़ेंगे। आखिर जब सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था, तब मैं और शेन वैनकिंग बाहर निकले। शेन वैनकिंग मेरा हाथ पकड़े हुए थी और चेहरे पर बड़ी खुश मुस्कान थी। वह हंसते हुए बोली, पतिदेव, आप बिना कितने बुरे हैं, इतना देर तक सोने ही नहीं दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं बुरा हूं?
लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद आया था। यह सुनकर शेन वैनकिंग शर्मा गई और प्यार से मेरे सीने पर हाथ फेरने लगी। तभी लियू रुयान ने अचानक आवाज लगाई, शेन वैनकिंग। शेन वैनकिंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ी और मीठी आवाज बनाकर बोली, अरे ये तो मेरी प्यारी बड़ी बहन है। सूरज सिर पर आ गया, फिर भी आप घर पर ही हैं। आज खदान नहीं जाना क्या? उसकी बात सुनकर लियू रुयान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने बीच में कहा, तुम्हारी बड़ी बहन निगरानी करने वाली है, उसे थोड़ी आजादी है, लेकिन मजदूरों को नहीं। फिर मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा, वैसे आज तुम दोनों छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? शादी के बाद एक दिन आराम भी नहीं कर सकती क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों इतनी मेहनत करो। लियू रुयान ने पहले तो तुरंत मना कर दिया, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका जवाब कुछ ज्यादा तेज हो गया था। उसने नरम होकर कहा, पतिदेव, अब घर में एक इंसान और बढ़ गया है। हमें पहले से ज्यादा संसाधन जुटाने होंगे, ताकत बढ़ानी होगी, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। शेन वानकिंग ने भी सिर हिलाया। बड़ी बहन सही कह रही हैं। वैसे भी पतिदेव की वजह से आधा दिन पहले ही निकल चुका है। अगर हम बिना वजह काम छोड़ देंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आखिर हार मान ली। फिर कल रात बनाई हुई दर्जनों तालीस में निकालकर दोनों को दे दिए। शेन वैनकिंग की ताकत थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने उसे कुछ ज्यादा दिए। शेन वानकिंग खुशी से बोली, धन्यवाद पतिदेव। यह देखकर लियू रुयान के दिल में हल्की चुभन हुई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अब मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर नहीं रहा। खदान की तरफ जाते हुए लियू रुयान ने शेन वैनकिंग को घूरकर कहा, तुम्हें पता था ना कि आज काम पर जाना है, फिर भी रात भर पतिदेव को परेशान करती रही। शेन वानकिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैंने परेशान नहीं किया, उल्टा पतिदेव ही मुझे रोक रहे थे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे साथ में साधना करना काफी मजेदार था। लियू रुयान ने नाराज होकर कहा, अगर ऐसा था तो तुम खुद पहले निकल सकती थी। शेन वैनकिंग ने होंठ सिकोड़ लिए, और तुम्हें अकेले छोड़ देती? हमारी कहानी तो यही है कि हम दोनों साथ में राक्षसों से लड़ने गई थी। अगर मैं अकेले लौटती तो शक नहीं होता क्या? लियू रुयान कुछ बोल नहीं पाई। शेन वैनकिंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरी गलती, आज तुम्हारी सजा थोड़ी हल्की रखूंगी। खदान पहुंचते ही नियम के मुताबिक लियू रुयान को देर से आने की सजा मिलनी थी। शेन वैनकिंग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, 3 कोड़े। फिर वह चाबुक निकालकर उसके सामने आ गई। लियू रुयान ने भी जिद्दी अंदाज में कहा, जल्दी करो। शन वानचिंग मुस्कुराई, मुझे तुम्हारा यही तेवर पसंद है। चाबुक हवा में लहराया और लियू रुयान की पीठ पर पड़ा। देखने में जोरदार लग रहा था, लेकिन शन वानचिंग ने असल में ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। चोट सिर्फ ऊपर ऊपर की थी। मगर लियू रुयान ने दर्द वाला चेहरा बनाकर पूरा अभिनय किया। आसपास खड़े सैनिक यह देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि शन वानकिंग सच में निजी दुश्मनी निकाल रही है। सजा खत्म होने के बाद लियू रुयान काम पर चली गई। तभी एक सैनिक शेन वैनकिंग के पास आया और बोला, जनरल आपको बुला रही हैं। यह सुनते ही शेन वैनकिंग सीधे कमांडर के तंबू की तरफ निकल गई। खदान की कमांडर जरो लिंग शुआंग थी। वह शुरुआती फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर की ताकतवर साधक थी। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और कम उम्र में ही उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। पूरे देश में उनका नाम था। शेन वैनकिंग ने अंदर जाकर सम्मान से कहा, जनरल। जो लिंग शुआंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, आगे से लियू रुयान के साथ ज्यादा सख्ती मत करना। दरअसल उन्होंने छिन रोलान से सुना था कि लियू रुयान जल्द ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रही है, इसलिए वह चाहती थी कि उसे थोड़ी राहत दी जाए। यह सुनकर शेन वैनकिंग को सब समझ आ गया। उसने सिर झुकाकर हामी भरी और बाहर आ गई। उसके जाने के बाद जो लिंगशुआंग ने पास खड़े सैनिक से पूछा, तुम्हें नहीं लगता आज शेन वॉनकिंग कुछ अलग लग रही है? सैनिक ने भी सिर हिलाया। हाँ, बात करने का तरीका, चलने का अंदाज, सब कुछ पहले से थोड़ा बदल गया है। तंबू से बाहर निकलते ही शेन वैनकिंग ने जाकर सारी बात लियू रुयान को बता दी। लेकिन लियू रुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, फिलहाल मेरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। शेन वैनकिंग हैरान रह गई। लियू रुयान ने समझाया, अगर मैं अकेली होती तो अभी तक आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। एक इंसान बढ़ने से खतरे भी बढ़ गए हैं। अगर मैं अभी साधना में बंद हो गई और इस दौरान पतिदेव का राज खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। शेन वैनकिंग कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, लेकिन हमेशा तो इंतजार नहीं कर सकती। लियू रुयान ने जवाब दिया, मैं हमेशा इंतजार नहीं करूंगी, 2 साल और रुकते हैं। तब तक या तो पतिदेव का राज खुल जाएगा या फिर तुम भी 9वें स्तर तक पहुंच जाओगी। अगर उस समय हम दोनों साथ में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करेंगी तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। शन वानकिंग ने सिर हिलाया। सच कहें तो उसके हिसाब से अगर वे 2 साल तक मुझे छुपाकर रख पाई तो यह अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। लियू रोयान ने आखिर में गंभीर होकर कहा, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे और पतिदेव के बीच का रिश्ता किसी भी हाल में बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर शेन वैनकिंग ने बिना कुछ कहे अपनी कमर से चाबुक निकाल लिया और हल्की मुस्कान के साथ उसे घुमाने लगी। मैंने दोनों की बातें सुनी और हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, ठीक है,
अब जाओ भी। सच कहूं तो दो बेहद खूबसूरत पत्नियां होना जितना सुख लगता है उतना आसान भी नहीं था। मेरा दिल दो हिस्सों में बांट गया था। बाहर दोनों की सुरक्षा की चिंता अलग रहती थी, टैलिस्मन भी दो लोगों के लिए बनाने पड़ते थे, खाना भी दोनों की पसंद का अलग अलग तैयार करना पड़ता था। फिर रात को किसके साथ समय बिताऊं यह भी एक बड़ी समस्या थी। मैं तो कोई क्लोन टेक्निक जानता नहीं था। आखिर मैंने एक बड़ा सा बर्तन पानी से भरकर गर्म किया, एक बड़ा टब तैयार किया और एक लंबी बेंच भी बना दी। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं गुफा के बाहर खड़ा होकर दोनों का इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लियू रुयान और शेन वैनकिंग वापस आती दिखाई दी। दोनों ऐसे लग रही थीं जैसे आसमान से दो परियां उतर रही हों। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने बाहें फैला दी और कहा, मेरी दोनों पत्नियां वापस आ गईं। लियू रुयान सबसे पहले दौड़कर मेरे गले लग गई। शेन वैनकिंग भी पीछे नहीं रही और तुरंत आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं दोनों को साथ में गले लगाए खड़ा था और उस पल खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, गर्म पानी तैयार है, आज मैं तुम दोनों के पैर दबाऊंगा। शेन वैनकिंग यह सुनकर हैरान रह गई। दूसरी तरफ लियू रुयान तो सीधे जाकर बेंच पर बैठ गई। मैं उसके जूते उतारने ही वाला था कि शेन वैनकिंग ने मुझे रोक लिया। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, पतिदेव ये क्या कर रहे हैं, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। उसके लिए यह बात बिल्कुल अजीब थी। उसके हिसाब से पुरुषों को आराम दिया जाता है, उनसे ऐसे काम नहीं करवाए जाते। अगले ही पल उसने मुझे बेंच पर बैठा दिया और लियू रुयान को भी खींचकर अपने साथ ले आई। फिर दोनों मिलकर मेरे पैर धोने लगी। लियू रुयान को भी लगा कि शायद शेन वैनकिंग की बात सही है। पहले वह मेरी हर बात मान लेने की कोशिश करती थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अगर वह हमेशा पीछे हटती रही तो शायद मेरा सारा ध्यान शेन वैनकिंग की तरफ चला जाता। शेन वैनकिंग ने मुस्कुराकर कहा, पतिदेव आपकी सेवा करना तो हमारा काम है। आप हमारे सबसे कीमती इंसान हैं। लियू रुयान ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं लाख मना करता रहा लेकिन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर मैं चुपचाप बैठकर उनका प्यार महसूस करता रहा। कुछ देर बाद मैंने कहा, क्यों ना हम तीनों साथ में पैर धो लें। दोनों को यह बात पसंद आई लेकिन शेन वॉनकिंग बोली, पहले पतिदेव, उसके लिए मेरी सुविधा सबसे पहले थी। मैं दोनों को देखकर बस मुस्कुरा दिया। तभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। क्यों ना गुफा में एक बड़ा गर्म पानी का पूल बनाया जाए, नीचे हीटिंग फॉर्मेशन लगा देंगे, फिर हम तीनों रोज साथ में आराम कर सकेंगे। सोचकर ही मैं खुश हो गया। शेन वानकिंग ने मेरी मुस्कान देखकर पूछा, पतिदेव क्या सोच रहे हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, बस यही कि मैं कितना खुश हूं। लियू रुयान भी मुस्कुरा दी। उसे याद आ गया कि जब मैं उसका ख्याल रखता था तब उसे भी यही एहसास होता था। थोड़ी देर बाद शेन वैनकिंग ने पूछा, वैसे मसाज क्या होता है? यह सुनते ही लियू रुयान मेरे पीछे आकर मेरे कंधे दबाने लगी। शन वानचिंग की आंखें चमक उठीं। ओह, तो ये होता है। फिर वह मेरे पास बैठकर मेरी टांगें दबाने लगी। मैंने दोनों को कुछ तरीके बताए कि कहाँ दबाने से ज्यादा आराम मिलता है। दोनों बहुत तेज सीखने वाली थीं। थोड़ी ही देर में उन्होंने टेक्निक समझ ली और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सच कहूं तो मुझे इतना आराम मिल रहा था कि पूरा शरीर हल्का लगने लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा, बस अब खाना खाते हैं, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। तभी लियू रुयान ने 5 स्नैक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। पतिदेव, यह मैंने आज कमाए हैं। मैं तुरंत गंभीर हो गया। मैंने कहा था ना, इतना जोखिम मत लिया करो, तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। उसकी कमाई देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज उसने कितनी मेहनत की होगी। यह देखकर शेन वॉन्किंग भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने तुरंत अपना स्टोरेज बैग निकाला और ढेर सारी चीजें मेरे सामने रख दी। उसमें 100 से भी ज्यादा स्नैक, कुछ अच्छी क्वालिटी के मैजिक टूल्स और कई कीमती जड़ी बूटियां थीं। मैं हैरान रह गया। यह सब क्या है? शेन वानकिंग मुस्कुराकर बोली, अब हम एक परिवार हैं। बड़ी बहन ने अपनी कमाई आपको दी है तो मैं भी दूंगी। पतिदेव, आप ही इसे संभालिए। लियू रुयान ने भी सिर हिलाकर कहा, मेरी चीजें भी आपकी हैं। मैं कुछ पल दोनों को देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अब से मैं एक हिसाब किताब की किताब बनाऊंगा। घर की हर कमाई और हर खर्च उसमें लिखा जाएगा। दोनों ने तुरंत कहा, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सख्त चेहरा बनाकर कहा, अब मैं घर का मैनेजर हूं, मेरी बात मानी जाएगी। यह सुनते ही दोनों तुरंत मान गईं। खाना खाने के बाद हम अपने अपने काम में लग गए। एक कल्टीवेटर के लिए खाना और पीना जितना जरूरी होता है उतनी ही जरूरी साधना भी होती है। मैं अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि जल्द से जल्द अगले स्तर तक पहुंच सकूं। दूसरी तरफ लियू रुयान का मूड अचानक थोड़ा खराब हो गया। उसे लगा कि शायद अब मेरा ध्यान शेन वैनकिंग की तरफ ज्यादा रहने लगा है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ, या फिर शेन वैनकिंग की वजह से सब बदल रहा है? यह सोचकर उसने एक पुरानी किताब निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगी।
उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह मेरा प्यार वापस पहले जैसा महसूस करेगी। अगली सुबह शेन वैनकिंग खदान के बाहर खड़ी सोच रही थी। लियू रुयान रोज काफी स्पिरिचुअल स्टोन्स कमा रही थी, इसलिए उसे भी कुछ करना था। लेकिन निगरानी का काम करने से उतनी कमाई नहीं होती थी। काफी सोचने के बाद उसे याद आया कि उसके पुराने घर में कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स रखी हुई हैं। अगर उनसे पिल्स बनाई जाएं तो अच्छी कमाई हो सकती है। उधर खदान के अंदर लियू रुयान का ध्यान काम में बिल्कुल नहीं था। उसका पूरा ध्यान उस किताब पर था जिसे वह पढ़ रही थी। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी चीज स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं बल्कि मेरे दिल में अपनी जगह और मजबूत करना था। तभी किताब के एक अध्याय पर उसकी नजर पड़ी। उसमें लिखा था कि कभी-कभी थोड़ा नरम और मासूम दिखना भी दिल जीतने का एक तरीका होता है। किताब में लिखा था कि कभी-कभी औरतों को आदमी के सामने थोड़ा नरम पड़ना चाहिए। इससे आदमी के अंदर उसकी रक्षा करने की भावना बढ़ती है और उसे और ज्यादा प्यार मिलता है। यह पढ़कर लियू रोयान की आंखें चमक उठीं। समझ गई, समझ गई। वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत रात के लिए पूरा प्लान बना लिया। आज वह किसी भी हाल में मेरा पूरा ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचने वाली थी। सुबह का काफी समय निकल जाने की वजह से आज लियू रुयान को सिर्फ 4 स्पिरिट स्टोन्स मिले। बाद में जब वह शन वानकिंग से मिली तो उसने अचानक पूछा, कल जो तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स थे सब खर्च हो गए? शेन वैनकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, अब कुछ नहीं बचा। लियू रुयान ने बिना कुछ कहे अपनी कमाई में से 2 स्पिरिट स्टोन्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। शेन वानकिंग हैरान रह गई। तुम मुझे दे रही हो? लियू रुयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। शेन वानकिंग ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, अरे अभी तो मुझे इनकी जरूरत थी, खुद ही दे रही हो तो मैं क्यों मना करूं? लेकिन मन ही मन वह खुश भी थी। आखिर अब उसके पास लियू रुयान से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स हो गए थे। शाम को जैसे ही दोनों वापस घाटी में पहुंची, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई, पतिदेव हम आ गए। मैं पहले से ही गुफा के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए बाहें फैला दी। लियू रुयान सबसे पहले मेरे पास आई और उदास चेहरा बनाकर बोली, पतिदेव आज मैं सिर्फ 2 स्पिरिट स्टोन्स ही कमा पाई। दूसरी तरफ शेन वैनकिंग गर्व से बोली, मैं 4 लेकर आई हूं। असल में उनमें से 2 लियू रुयान के ही दिए हुए थे। लेकिन उसने यह बात नहीं बताई। मैंने लियू रुयान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, 2 भी बहुत हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, स्पिरिट स्टोन्स से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सुरक्षा है। यह सुनते ही लियू रुयान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी नई स्ट्रैटेजी सच में काम कर रही थी। दूसरी तरफ शन वानकिंग का चेहरा थोड़ा उतर गया। वह ज्यादा लेकर आई थी, फिर भी तारीफ लियू रुयान को मिल गई। तभी उसे समझ आया कि वह फिर एक बार लियू रुयान की चाल में फंस गई है। रात को खाना खाने के बाद लियू रुयान ने अपना अगला कदम उठाया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, पतिदेव आज चांदनी कितनी सुंदर है, चलिए थोड़ी देर बाहर घूमकर आते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो। तभी शेन वानकिंग भी तुरंत मेरी बांह पकड़कर बोली, मैं भी चलूंगी, पतिदेव जहां होंगे मैं भी वहीं रहूंगी। कुछ ही देर में हम तीनों बाहर टहल रहे थे। मेरी दोनों पत्नियां मेरी दोनों बाहों में थीं। उस पल मुझे लगा जैसे जिंदगी इससे बेहतर हो ही नहीं सकती। चलते चलते लियू रुयान की नजर पास की झील पर पड़ी। चांदनी पानी पर चमक रही थी और पूरा नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। अचानक उसने मेरी बांह छोड़ दी और हल्के कदमों से पानी की तरफ बढ़ गई। अगले ही पल वह पानी के ऊपर खड़ी थी। चांदनी में उसका रूप और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पानी में उतर गई। कुछ पल बाद उसका सिर फिर पानी के ऊपर दिखाई दिया। भीगे हुए बाल, चेहरे पर मुस्कान और पूरी तरह मस्ती भरा अंदाज। उसने मुझे देखकर आवाज लगाई, पतिदेव यहाँ पानी कितना अच्छा लग रहा है, आप भी आइए ना। मैं बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ शेन वैनकिंग किनारे खड़ी सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लियू रोयान क्या कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि मैं और लियू रोयान हंसते हुए पानी में खेल रहे हैं तो उसके चेहरे पर हल्की जलन साफ दिखाई देने लगी। लियू रोयान बार बार मुझे छेड़ती, फिर दूर भाग जाती। मैं उसके पीछे जाता और वह फिर हंसते हुए बच निकलती। पूरे समय उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी स्ट्रैटेजी सफल हो रही है। उधर शनवान के किनारे खड़ी सब देख रही थी। कई बार उसका मन हुआ कि वह भी पानी में उतर जाए, लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आ गया। उसने तय किया था कि वह बीच में दखल नहीं देगी, इसलिए आखिर वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई। वहां से वह दोनों को देख भी सकती थी और आसपास नजर भी रख सकती थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शेन वैनकिंग रसोई में खाना बना रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। आखिर शादी को अब भी सिर्फ 2 दिन हुए थे और पिछली रात मेरा पूरा समय लियू रोयान के साथ बीता था। लेकिन शेन वैनकिंग के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, पतिदेव आपके लिए अच्छा खाना बनाया है। मैं पीछे से जाकर उसे गले लगा लिया। उसने भी मुस्कुराकर पूछा, उम्मीद है पसंद आएगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। तभी लियू रुयान भी कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा चमक रहा था और मूड भी काफी अच्छा लग रहा था। शेन वैनकिंग हंसते हुए बोली, बहन आज तो आप और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। लियू रुयान ने बिना शर्माए जवाब दिया, शायद अच्छी नींद का असर है।
दोनों मुस्कुरा रही थीं, लेकिन मैं समझ सकता था कि दोनों के बीच की छोटी सी प्रतिस्पर्धा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन दोनों को काम पर भेजने के बाद मैं गुफा में वापस आया। तभी मुझे एक हल्की दवा जैसी खुशबू महसूस हुई। उस गंध का पीछा करते हुए मैं शेन वॉनकिंग के कमरे तक पहुंचा। अंदर कुछ ऐसे निशान थे जिनसे साफ पता चल रहा था कि यहाँ हाल ही में पिल्स बनाई गई थी। तभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर हम अपने अपने काम बांट लें तो हमारा परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं टैलिस्मन्स बनाऊं, शन वानकिंग पिल्स तैयार करे और लिू रुयान संसाधन जुटाने में मदद करे। अगर हर कोई अपनी सबसे मजबूत कला पर ध्यान दे तो हमारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी। फिर मैंने आगे की योजना के बारे में सोचना शुरू किया। फिलहाल सबसे जरूरी था कि घर में कम से कम एक मजबूत कल्टीवेटर जल्दी तैयार हो। अगर लिऊ रुयान पहले अगले बड़े स्तर तक पहुंच जाए तो हमारे लिए संसाधन जुटाना भी आसान हो जाएगा और सुरक्षा भी कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद हम शेन वानकिंग की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे सकते थे। ऐसा सोचते हुए मुझे लगा कि हमारे परिवार का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर भविष्य में मेरी दोनों पत्नियां बड़े स्तर तक पहुंच गईं तो अबैयम भी में पहुंच गईं तो फिर मेरी तरक्की भी बहुत आसान हो जाएगी। आखिर जब घर में दो ताकतवर साथी हों तो आगे बढ़ना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। उधर जनरल के तंबू में शेन वैनकिंग को एक बार फिर झो लिंग शुआंग ने बुलाया था। शुरुआत में तो बात खदान और लियू रुयान की तरक्की को लेकर हुई, लेकिन कुछ देर बाद जाओ लिंगशुआंग अचानक बोली, मैं भी अब बच्चा चाहती हूँ। यह सुनकर शन वानकिंग एक पल के लिए चौंक गई। जाओ लिंगशुआंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारा व्यवहार और चलने का अंदाज पहले से थोड़ा बदल गया है और तुम्हारी उम्र भी अब उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां ज्यादातर लोग परिवार शुरू करने के बारे में सोचते हैं। फिर वह मुस्कुराई और बोली, मैं सोच रही थी कि हम दोनों इस बारे में साथ तैयारी करें। शेन वानकिंग का दिल एकदम घबरा गया। अगर यह बात कुछ समय पहले हुई होती तो शायद वह तुरंत मान जाती, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब उसकी अपनी दुनिया थी, अपना परिवार था। उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया और उसने तुरंत उसे झटक दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसने टाइम पे तहशी पांदी बलूक लेना है, उसने मन ही मन कहा। शायद झो लिंगशुआंग ने उसके चेहरे का भाव पढ़ लिया था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं बस यूं ही कह रही थी। सच तो यह था कि जाओ लिंगशुआंग काफी अकेली रहती थी। उनके बहुत कम दोस्त थे और खदान में शन वानकिंग उन गिने चुने लोगों में से थी जिनसे वह खुलकर बात कर लेती थी। शेन वानकिंग ने तुरंत बात संभाली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। झो लिंगशुआंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। वैसे अगर साधना से जुड़ी कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकती हो, तुम्हारे अंदर काफी क्षमता है। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे तक जाओ। काम खत्म होने के बाद शेन वैनकिंग और लियू रुयान वापस लौट रही थी। आज लियू रुयान ने 7 स्नैक कमाए थे। उसने मजाक में पूछा, तो तुम्हें दे दूं? शेन वैनकिंग ने तुरंत सिर घुमा लिया, नहीं चाहिए। अब मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनूंगी। लियू रुयान बस मुस्कुरा दी। उसके मन में आज एक नया प्लान था। वह सोच रही थी कि अगर थोड़ा नरम व्यवहार किया जाए तो शायद मुझे उसकी और चिंता होगी। शाम को घर पहुंचते ही लियू रुयान ने कहा, पतिदेव आज मैंने 7 स्नैक कमाए। वहीं शन वानकिंग ने थोड़ा उदास चेहरा बनाकर कहा, और मैं सिर्फ एक ही ला पाई। वह जानबूझकर ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। लेकिन मैंने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, कमाई से ज्यादा जरूरी तुम दोनों की सुरक्षा है। शेन वानकिंग ने तुरंत मौका पकड़ा, पतिदेव मैं अभी लड़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूं, आप मुझे मजबूत बनने के तरीके सिखाइए ना। वह चाहती थी कि मैं उसका ज्यादा ध्यान रखूं। तभी लियू रुयान बीच में बोली, पतिदेव कल जिन बातों पर चर्चा कर रहे थे उनमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आज उन्हें भी समझना है। मैं तुरंत उत्साहित हो गया, हाँ यह भी जरूरी है। शेन वैनकिंग ने होंठ फुला लिए। साफ था कि उसकी योजना फिर काम नहीं कर पाई थी। उसी समय मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई। मैं बोला, रुको, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। दोनों तुरंत गंभीर हो गईं। सबसे पहले मैंने शैन वैनकिंग की तरफ देखा। मुझे पता चला है कि तुम पिल्स बनाना सीख रही हो। शैन वैनकिंग थोड़ा झेंप गई। बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ, अभी सफलता बहुत कम मिलती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हर काम शुरुआत में मुश्किल होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतनी बेहतर बनोगी। फिर मैंने अपने मन की पूरी योजना दोनों को बताई। मेरा विचार था कि हम तीनों अपनी अपनी ताकत पर ध्यान दें। मैं टैलिस्मन्स बनाऊं, शन वानकिंग पिल मेकिंग सीखे और लियू रुयान अपनी साधना पर फोकस करे। जैसे ही मैंने कहा कि फिलहाल घर के संसाधन लियू रुयान की तरक्की पर लगाए जाएंगे ताकि वह सबसे पहले अगले बड़े स्तर तक पहुंच सके, शन वानकिंग अचानक सबसे जोर से बोली, मैं पूरी तरह सहमत हूं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मैं खुद चौंक गया। असल में उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि अगर लियू रुयान साधना में ज्यादा व्यस्त हो गई तो उसे मेरे साथ ज्यादा समय मिलेगा। मैं खुश होकर बोला,
वन किंग, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर मैंने कहा, जब लियू रुयान आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद घर के सारे संसाधन तुम्हारी तरफ लगाए जाएंगे ताकि तुम एक बेहतरीन एल्केमिस्ट बन सको। यह सुनकर शन वन किंग खुद भी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बारी इतनी जल्दी आने वाली है, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया। पतिदेव, मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण तो आप हैं। अगर बड़ी बहन आगे बढ़ जाए तो उसके बाद आपको मजबूत बनाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गया। दूसरी तरफ लियू रुयान के चेहरे पर कई भाव एक साथ आए और चले गए। आखिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, पतिदेव सही कह रहे हैं, मैं भी इस योजना का समर्थन करती हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे पता था मेरी दोनों पत्नियां सबसे समझदार हैं। शेन वानकिंग ने भी तुरंत कहा, पतिदेव जो फैसला करेंगे मैं उसका साथ दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आज से तुम्हारा नया काम शुरू। तुम्हें पूरी मेहनत से पिल मेकिंग सीखनी होगी। शेन वैनकिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे लगा था कि आज शाम कुछ और होने वाला है, लेकिन उसे सीधा पढ़ाई और प्रैक्टिस का काम मिल गया। रात बीत गई और अगली सुबह रसोई में शेन वानकिंग मुंह फुलाए सब्जियां काट रही थी। जिस बेचारे साग को वह काट रही थी, उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका सारा गुस्सा उसी पर निकल रहा है। तभी मैं अचानक वहां पहुंच गया और पूछा, अरे ये क्या हो रहा है? शेन वानकिंग एकदम चौंक गई। फिर तुरंत मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं पतिदेव, बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं हंस पड़ा। मेरी मेहनती पत्नी सच में बहुत काम करती है। उसी समय पीछे से लियू रुयान भी बाहर आई। उसका चेहरा चमक रहा था और मूड भी बहुत अच्छा लग रहा था। शेन वैनकिंग ने उसे देखते ही कहा, बड़ी बहन, आज तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। लियू रुयान मुस्कुराई, जबकि शिन वानकिंग मन ही मन सोच रही थी, रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। शेन वानकिंग ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, पतिदेव, देखा आपने, वानकिंग बहन तो आपके प्यार के लिए बिल्कुल बेचैन हो रही है। लियू रुयान मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों में उसने लोगों के दिल जीतने के कई तरीके सीख लिए थे। उसके हिसाब से किसी को हमेशा सब कुछ आसानी से नहीं देना चाहिए, तभी सामने वाला उसकी अहमियत समझता है। शेन वैनकिंग को हैरानी हुई कि लियू रुयान खुद मुझे उसके साथ समय बिताने के लिए कह रही थी। मैंने हंसते हुए शेन वैनकिंग की नाक पकड़ ली और कहा, अच्छा अच्छा, इतनी जल्दी क्या है? शेन वैनकिंग मन ही मन मुस्कुराई। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसके पास भी मुझे अपनी तरफ खींचने के तरीके हैं। दूसरी तरफ लियू रुयान बिल्कुल शांत थी। वह मुस्कुराते हुए खदान की तरफ बढ़ गई। रास्ते भर वह अपने भविष्य की योजना बनाती रही। उसके हिसाब से सबसे पहले उसे मेरा पूरा भरोसा और प्यार और मजबूत करना था। उसके बाद अपनी साधना पर ध्यान देना था। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ महीनों में उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती थी। उसी दौरान खदान में सुकुमास्ताम पैम होंगटांग नाम की एक महिला सैनिक शेन वैनकिंग के पास आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे पास वो फायर टैलिस्मन अभी भी हैं? कल मैंने एक इस्तेमाल किया था, उसका असर कमाल का था। शेन वैनकिंग को यह सुनकर खुशी हुई। आखिर वे टैलिस्मैन मैंने बनाए थे। उसने तुरंत कुछ टैलिस्मैन उसे बेच दिए, लेकिन तभी सु होंगटांग के कपड़ों से एक किताब गिर गई। शेन वैनकिंग ने उसे उठाकर देखा तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। सु होंगटांग घबरा गई और बोली, वो मुझे वापस दे दो। शेन वैनकिंग ने सख्त चेहरा बनाकर उसे डांटा, लेकिन अंदर से उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। सु होंगटांग ने बहुत मिन्नतें की और आखिर शेन वैनकिंग ने किताब अपने पास रख ली। बाद में एक सुनसान जगह पर जाकर उसने उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जितना पढ़ती गई उसकी आंखें उतनी ही बड़ी होती गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक नई दुनिया खुल रही हो। अब उसे यकीन हो गया था कि वह भी मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। शाम को जब लियू रुयान और शेन वैनकिंग वापस लौटी तो दोनों के चेहरे अचानक बदल गए, क्योंकि रोज की तरह मैं गुफा के बाहर उनका इंतजार नहीं कर रहा था। दोनों घबराकर मुझे ढूंढने लगीं। कुछ देर बाद लियू रुयान ने मुझे नदी किनारे ध्यान लगाकर बैठे हुए देखा। मुझे देखते ही उसने राहत की सांस ली। मैंने आंखें खोलकर कहा, अरे तुम दोनों आ गई। मैं तो साधना और अभ्यास में इतना खो गया कि समय का पता ही नहीं चला। आसपास सच में मेरे अभ्यास के निशान फैले हुए थे। मैं अपनी नई ताकत को परख रहा था और नतीजे देखकर काफी खुश था। तभी मैंने शेन वानकिन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अभ्यास करोगी? शेन वानकिंग तुरंत तैयार हो गई। मैंने हंसकर कहा, लेकिन अपनी पूरी ताकत मत लगाना। हम दोनों ने अभ्यास शुरू किया, जबकि लियू रुयान वापस गुफा में चली गई ताकि रात का खाना तैयार कर सके। कुछ देर तक हम दोनों हल्के फुल्के मुकाबले में लगे रहे। माहौल काफी मजेदार था और समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। रात को खाने के दौरान लियू रुयान ने मुझसे 500 स्नैक मांगे। उसने बताया कि उसे अपनी साधना के लिए कुछ खास चीजें खरीदनी हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गया। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी चीज इतनी कम कीमत में मिलना अजीब था। मैंने दोनों को बार बार सावधान रहने के लिए कहा। दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। मेरी बात सुनकर दोनों चुप हो गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि मैं सच में उनकी फिक्र करता हूँ।
इसी वजह से उनके मन में मेरे लिए और भी ज्यादा अपनापन बढ़ता जा रहा था। अगले दिन लियू रुयान सीधे झाओ लिंग शुआंग के पास पहुंची और बोली, जनरल, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। जाओ लिंग शुआंग मुस्कुराई, तो आखिर तुमने अपना मन बना लिया? लियू रुयान ने बिना झिझक सिर हिलाया, लेकिन उसी पल जाओ लिंगशुआंग के चेहरे पर एक अलग सा भाव आया, जैसे उन्होंने लियू रुयान में कोई ऐसा बदलाव महसूस किया हो जो पहले कभी नहीं था। जो लिंगशुआंग की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। उसे अचानक लियू रुयान और शेन वैनकिंग दोनों में एक जैसी अजीब सी बात महसूस हुई। यह वही तरह का बदलाव था जो इस देश की ज्यादातर औरतों में नहीं दिखता था। वह कुछ पल तक सोचती रही, फिर बोली, अजीब है, तुम दोनों में हाल ही में कुछ समान बदलाव आया है। यह सुनते ही लियू रुयान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत सामान्य बनने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है जनरल, कुछ दिन पहले तो शेन वैनकिंग ने मुझे सबके सामने कोड़े भी लगाए थे। शायद बाद में उसे बुरा लगा हो, इसलिए हाल में उसने मेरी थोड़ी मदद कर दी। चाओ लिंगशुआंग ने फिर पूछा, उससे पहले क्या तुम दोनों का कभी अकेले में संपर्क हुआ था? लियू रुयान तुरंत हंस पड़ी। जनरल, कहीं आपको यह तो नहीं लग रहा कि मैं और शेन वैनकिंग मिलकर कोई गड़बड़ कर रहे हैं? जो लिंगशुआंग ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस इतना कह रही हूं कि तुम दोनों में कुछ बदल गया है। क्या बदला है, यह मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रही। लियू रुयान को अब बात समझ आ गई थी। वह और शेन वैनकिंग दोनों मेरे साथ रह चुकी थीं, इसलिए उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में स्वाभाविक बदलाव आया था। लेकिन इस देश की ज्यादातर औरतों ने कभी किसी पुरुष के साथ जीवन नहीं बिताया था, इसलिए यह बदलाव दूसरों की नजर में भी आने लगा था। उसने हंसते हुए बात टाल दी। शायद खदान में ज्यादा समय बिताने की वजह से हम दोनों में मजदूरों वाला स्वभाव आ गया होगा। जाओ लिंगशुआंग ने ज्यादा पीछा नहीं किया। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकालकर लियू रुयान को दिया और कहा, लो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, उम्मीद है तुम जल्दी सफल होगी। लियू रुयान ने सम्मान से धन्यवाद दिया, लेकिन तंबू से बाहर निकलते समय उसके मन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। अगर झाओ लिंगशुआंग को बदलाव महसूस हो गया है तो आगे और लोगों को भी शक हो सकता है। अब उन्हें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। तंबू से बाहर निकलते ही उसने शेन वानकिंग को चुपके से संदेश भेजा, आज से हम दोनों साथ वापस नहीं लौटेंगे, घाटी के बाहर जाकर मिलेंगे। शेन वैनकिंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे लगा जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसने तय किया कि बाद में विस्तार से पूछेगी। उधर लियू रुयान के खदान में जाते ही सु होंगतांग फिर शन वानचिंग के पास आ पहुंची। उसने धीरे से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि लियू रुयान में कुछ बदलाव आया है? शेन वैनकिंग ने भौहें चढ़ाईं। किस तरह का बदलाव? सु होंगतांग कुछ पल सोचती रही। समझाना मुश्किल है, बस ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर पहले से अलग आत्मविश्वास और अपनापन आ गया हो। शेन वैनकिंग तुरंत समझ गई कि सु होंगतांग किस तरफ इशारा कर रही है। वह शायद कोई शक पैदा करना चाहती थी, इसलिए शेन वैनकिंग ने सख्त आवाज में कहा, बिना सबूत किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं। लियू रुयान जल्द ही आगे बढ़ने वाली है, अगर ऐसी बातें उसके कानों तक पहुंची तो परेशानी हो सकती है। सु होंगतांग ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन शेन वैनकिंग समझ चुकी थी कि अब बाहरी लोगों की नजरें भी लियू रुयान पर टिकने लगी हैं। शाम को दोनों घाटी के बाहर सावधानी से मिली। शेन वैनकिंग ने सबसे पहले पूछा, क्या हुआ, जनरल ने कुछ कहा? लियू रुयान ने सारी बात बता दी। दोनों कुछ देर तक चुप रहीं। फिर शेन वैनकिंग अचानक मुस्कुराई, अपनी तलवार निकाली और अपने हाथ पर हल्का सा कट लगा लिया। लियू रुयान उसे देखकर दंग रह गई। तुम ये क्या कर रही हो? शेन वैनकिंग बोली, अगर हमें अपनी कहानी पर लोगों को यकीन दिलाना है तो थोड़ा नाटक भी करना पड़ेगा। लियो रुयान ने सिर पकड़ लिया। उसे झूठ बोलना पसंद पसंद नहीं था, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वह भी पूरी तरह साफ रास्ते पर नहीं चल पा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों घाटी में पहुंची। मुझे जैसे ही उनकी हालत दिखाई दी, मेरा दिल बैठ गया। दोनों के कपड़े बिखरे हुए थे और शेन वैनकिंग के हाथ पर चोट भी थी। मैं तुरंत उनके पास भागा। शेन वैनकिंग सीधा मेरे सीने से लग गई और बोली, पतिदेव, आज तो मैं मुश्किल से बची हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने घबराकर उसकी चोट देखी। सौभाग्य से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन वह लगातार डरी हुई होने का अभिनय करती रही और मेरे सीने से लगी रही। दूसरी तरफ लियू रुयान चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसे खुद भी मानना पड़ा कि शन वानकिंग की एक्टिंग कमाल की थी। मैंने फिर लियू रुयान की तरफ देखा। तुम ठीक हो ना? उसने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मेरी ताकत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए बच गई। शेन वैनकिंग ने मौका नहीं छोड़ा। उसने धीरे से कहा, पतिदेव, आज रात आप मेरे साथ रहेंगे ना? उसकी हालत देखकर मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, आज रात तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनते ही शेन वैनकिंग के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। तभी लियू रुयान ने वह डिब्बा निकाला जो उसे मिला था। अंदर एक चमकती हुई हरी गोली रखी थी। उसे देखते ही मैं उत्साहित हो गया। यह वही चीज थी जिसकी उसे आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। मैंने तुरंत पूछा, तो तुम कब शुरुआत करोगी? लियू रुयान ने बिना देर किए जवाब दिया, 2 महीने बाद। असल में उसके मन में पहले से योजना तैयार थी। वह चाहती थी कि पहले हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए, फिर वह निश्चिंत होकर अपने अगले कदम पर ध्यान दे। मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अगर हमारे घर में पहली बार कोई इतना बड़ा कदम पार कर लेता तो हमारी पूरी स्थिति बदल जाती।
समय तेजी से बीतता गया। देखते देखते 20 दिन निकल गए। इस दौरान मैं लगातार मेहनत करता रहा और आखिर एक शाम मुझे सफलता मिल गई। मैं अगले स्तर तक पहुंच चुका था। जैसे ही दोनों पत्नियां वापस आईं, मैंने खुशी खुशी उन्हें यह खबर सुनाई। शेन वैनकिंग तुरंत खुश होकर बोली, पतिदेव बधाई हो। लियू रुयान भी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में हल्की चिंता पैदा हो गई, क्योंकि मेरी ताकत जितनी बढ़ती जाती उतनी ही संभावना बढ़ती कि मैं दुनिया को और करीब से देखना चाहूं, और अगर ऐसा हुआ तो किसी दिन कोई और भी मेरे बारे में जान सकता था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और बोली, बधाई हो पतिदेव, आपकी ताकत फिर बढ़ गई। लियो रुयान ने तुरंत मुस्कुराकर मुझे बधाई दी। दूसरी तरफ शेन वैनकिंग के मन में हल्की बेचैनी बढ़ गई। वह अभी सिर्फ 7वें स्तर पर थी। अगर भविष्य में और भी ताकतवर और खूबसूरत महिला कल्टीवेटर मेरे आसपास आ गईं तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने लियू रुयान की तरफ देखा और थोड़ा शांत हो गई। उसके हिसाब से जब तक बड़ी बहन सामने खड़ी है, उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह सोच पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि अगर लियू रुयान अगले बड़े स्तर तक पहुंच गई तो शन वानकिंग को भी जल्दी जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती, नहीं तो दोनों के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाता। बधाई हो पतिदेव, शेन वानकिंग खुशी से बोली, आपने तो कमाल कर दिया। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और फिर से आगे बढ़ गए। मैं हंस पड़ा और उसकी नाक पर उंगली रखकर बोला, इसमें तुम्हारा भी बड़ा हाथ है, और आधा श्रेय तुम्हारी बड़ी बहन को भी जाता है। यह सुनते ही शेन वैनकिंग की आंखें चमक उठीं। तो फिर आज जश्न होना चाहिए। मैंने तुरंत हामी भर दी। थोड़ी ही देर में लियू रुयान ने स्वादिष्ट खाना तैयार कर दिया और शेन वैनकिंग ने अपना खास स्पिरिचुअल वाइन निकाल लिया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं खुशी में इतना पी गया कि आखिरकार नशे में सो गया। जब मैं सो चुका था, तब लियू रुयान ने धीरे से कहा, मैं 2 दिन बाद छुट्टी लेने का सोच रही हूँ। मुझे अगले चरण की तैयारी करनी है। यह सुनते ही शेन वानकिन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन अब तक हम दोनों हमेशा साथ बाहर जाते थे। अगर मैं अकेली बाहर जाऊंगी तो पतिदेव कैसे निश्चिंत रहेंगे। उसे पूरा भरोसा था कि अब मैं उसकी बहुत चिंता करता हूं। अगर उसे अकेले खतरे में जाना पड़े तो मुझे जरूर फिक्र होगी। लियू रुयान ने कुछ देर सोचा और बोली, पतिदेव के बनाए हुए सारे तालिस्मों तुम्हें दे दूंगी। मेरी सबसे अच्छी तलवार भी तुम्हारे पास रहेगी। इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। शेन वैनकिंग मुस्कुराई, मुद्दा सामान का नहीं है, मुद्दा पतिदेव को निश्चिंत करने का है। लियू रुयान समझ गई कि वह क्या चाहती है। वह कोई और शर्त निकलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लियू रोयान भी इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं थी। शेन वैनकिंग हंसते हुए बोली, ऐसा करते हैं, दिन में पतिदेव तुम्हारे और रात में मेरे। लियू रुयान ने तुरंत सिर हिला दिया। पहले भी तय हुआ था कि यह फैसला पतिदेव की इच्छा से होगा। शेन वैनकिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराई, बस देखती जाओ, अब मेरे पास भी कुछ खास तरीके हैं। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कोई बड़ा राज सीख लिया हो। करीब 2 घंटे बाद मेरी आंख खुली। मैं लियू रुयान के कमरे में था। उसने मुस्कुराकर कहा, पतिदेव जाग गए। उसका चेहरा हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने सिर पकड़ते हुए कहा, वांकिंग की बनाई हुई वाइन सच में बहुत तेज थी। लियू रुयान तुरंत मेरे पास आ गई और मेरे सिर के दोनों तरफ हल्के हाथों से दबाने लगी। साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस्तेमाल की। कुछ ही पलों में मेरा सिरदर्द गायब हो गया। मैंने संतोष की सांस ली और उसकी कमर पकड़कर उसके पास लेट गया। मेरी पत्नी सबसे अच्छी है, मैंने कहा। लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई, अच्छे तो आप हैं। अगर आप नहीं होते तो हमारी जिंदगी में यह खुशी भी नहीं होती। काफी देर तक हम यूं ही बातें करते रहे। फिर अचानक मैंने वह सवाल पूछ लिया जो बहुत समय से मेरे मन में था, पत्नी, यह जगह आखिर है कहाँ? क्या यह किसी बड़े पहाड़ी इलाके का हिस्सा है? लियू रुयान थोड़ी हैरान हुई। उसने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। फिर मैंने उसे अपनी कहानी बताई, कैसे मैं एक दिन साधना करते हुए गलती से एक अजीब जगह में फंस गया और यहाँ आ पहुंचा। लियू रुयान मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। मैंने मजाक में कहा, और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा था कि कहीं तुम तलवार निकालकर मुझे मार न दो। लियू रुयान ने खिलखिलाकर कहा, इतने सुंदर आदमी को कौन मारेगा? सच कहूं तो पहली नजर में ही मुझे आप अच्छे लग गए थे। मैंने तुरंत अपना चेहरा छुआ और कहा, मतलब तुम्हें मेरी शक्ल पसंद आई थी? बिल्कुल, लियू रुयान ने बिना झिझक जवाब दिया। मेरी जिंदगी में आप सबसे सुंदर आदमी हैं। यह सुनकर मैं इतना खुश हुआ कि तुरंत उसके गाल पर चुम्मी दे दी। तो फिर मैं सच में इस दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ। लियू रुयान हंसने लगी, हाँ बिल्कुल। उधर दूसरी तरफ खदान में शेन वानकिंग फिर सु होंगटांग के पास पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। उसने धीरे से पूछा, वो पिछली बार वाली किताब जैसी और भी हैं क्या? सु होंगटांग पहले तो समझी ही नहीं। फिर अचानक उसे याद आया और वह हंसी रोकने लगी। शेन वैनकिंग ने जल्दी से कहा, मुझे कुछ और चाहिए, जितनी अच्छी हो उतना बेहतर। सु होंगटांग ने हैरानी से उसे देखा, तुम्हें इन चीजों में इतनी दिलचस्पी कब से हो गई? शन वानशिंग ने मुंह फुलाकर कहा, कुछ महीनों में मैं 20 साल की हो जाऊंगी। इसमें अजीब क्या है? सु होंगटांग सिर हिलाकर हंसने लगी, ठीक है ठीक है, मैं आज रात कुछ ले आऊंगी, सबसे अच्छी वाली लाना। शन वानशिंग ने तुरंत कहा, इतनी जल्दी क्या है? सु होंगटांग ने चुटकी ली, बस अच्छी होनी चाहिए।
शेन वैनकिंग ने जवाब दिया। आखिर दोनों ने सौदा तय कर लिया। सु होंग टांग किताबें लाएगी और बदले में उसे कुछ टैलिस्मन मिलेंगे। उधर नंबर 1 खदान में लियू रुयान लगातार मेहनत कर रही थी। उसे पता था कि अगले चरण की तैयारी के बाद शायद काफी समय तक वह काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी जितना हो सके उतने संसाधन जुटाने थे। उसकी तलवार एक बार फिर चमकी और सामने की चट्टानें टूटकर बिखर गईं। धूल और पत्थरों के बीच भी उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, जल्द से जल्द मजबूत बनना। इस दुनिया में स्नैक 4 तरह के थे। साधारण स्नैक, मध्यम स्नैक, उच्च स्नैक और सर्वोच्च स्नैक। इनमें मध्यम स्नैक काफी दुर्लभ माने जाते थे। एक मध्यम स्नैक में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी साधारण स्नैक से कई गुना ज्यादा और कहीं ज्यादा शुद्ध होती थी। इसलिए एक मध्यम स्नैक की कीमत लगभग 100 साधारण स्नैक के बराबर मानी जाती थी। जब लियू रुयान ने अपने हाथ में वह पत्थर उठाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। तो बड़ी बुजुर्ग सही कह रही थीं, यहाँ सच में मध्यम स्नैक की खान है। उसके लिए इसका मतलब सिर्फ ज्यादा संसाधन नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई भी थी। और नियम के मुताबिक खान से निकलने वाला पहला मध्यम स्नैक उसी मजदूर का होता था जिसने उसे खोजा हो। लियू रुयान ने उसे संभाल कर रख लिया और मन ही मन सोचने लगी, यह तो मैं पतिदेव को दूंगी। इसके बाद वह तुरंत शेन वानकिंग को साथ लेकर झो लिंग शुआंग के पास रिपोर्ट करने पहुंच गई। जैसे ही झो लिंग शुआंग ने मध्यम स्नैक देखा, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। लियू रुयान, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। यह सिर्फ खदान के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए फायदेमंद है। जब मैं इसकी सूचना ऊपर भेजूंगी तो तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। लियू रुयान ने विनम्रता से कहा, यह सब आपकी अच्छी अगुवाई की वजह से हुआ है। मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। झाओ लिंगशुआंग हंस पड़ी। मैं तुम्हारा श्रेय नहीं लूंगी। जो काम तुमने किया है उसका इनाम तुम्हें ही मिलेगा। फिर लियू रुयान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, जनरल, अगर मैं आगे बढ़ गई तो क्या उसके बाद भी पहली खान में काम कर सकती हूँ? जाओ लिंगशुआंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम आगे बढ़ने के बाद भी खदान में काम करना चाहती हो? यह सच में अजीब था। ज्यादातर लोग ताकतवर बनने के बाद ऐसे काम छोड़ देते थे। लेकिन लियू रुयान मुस्कुराकर बोली, मुझे खदान के अलावा और कोई खास हुनर नहीं आता और यहाँ कमाई भी अच्छी हो जाती है। असली वजह तो मैं था। उसे रोज स्नैक मिलते थे और मुझे खुश देखना उसे अच्छा लगता था। झो लिंग शुआंग ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो, लेकिन तब भी तुम्हें पुराने नियम मानने होंगे। और अब जब यहाँ मध्यम स्नैक की खान मिल गई है, निगरानी भी पहले से ज्यादा होगी। लियू रुयान ने बिना सोचे हामी भर दी। उसके लिए नियम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। छाओ लिंगशुआंग ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी यह खान कुछ समय के लिए बंद रहेगी। ऊपर से लोग आकर जांच करेंगे। तब तक तुम घर जाकर आराम करो और अपने अगले कदम की तैयारी करो। यह सुनकर लियू रुयान खुश हो गई। इसका मतलब था कि उसे पहले से छुट्टी मिल जाएगी और वह मेरे साथ ज्यादा समय बिता सकेगी। तभी जाओ लिंगशुआंग ने एक और सवाल पूछा, वैसे तुम तैयारी कहाँ करोगी? यहीं राजधानी में या छिन रोलान के पास? लियू रुयान मुस्कुराई। मैंने जगह पहले से तय कर ली है। जाओ लिंगशुआंग ने गौर से उसकी तरफ देखा। अच्छा, अब मुझसे भी राज छिपाए जा रहे हैं? लियू रुयान तुरंत बोली। ऐसी बात नहीं है, बस मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। वैसे भी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए मैं चुपचाप तैयारी करना चाहती हूँ। यह जवाब बिल्कुल सही था और उसमें कोई कमी निकालना मुश्किल था। तभी शेन वानकिंग ने मौका देखकर बात बदल दी। जनरल, अब जब यहाँ मध्यम स्नैक की खान मिल गई है तो काम भी बढ़ जाएगा। क्या मेरी तनख्वाह भी बढ़ सकती है? जो लिंग शुआंग ने उसे घूर कर देखा। 30 स्नैक हर महीने कम पड़ रहे हैं क्या? फिर उन्होंने खुद ही कहा, सुना है तुम हाल में काफी खर्च कर रही हो, टैलिस्मन भी बेच रही हो, लगता है जल्दी ताकत बढ़ाना चाहती हो। शेन वैनकिंग ने तुरंत सिर हिलाया। जो लिंगशुआंग ने आखिर कहा, ठीक है, अब से तुम्हें हर महीने 40 स्नैक मिलेंगे। शेन वांकिंग की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद जनरल। 10 स्नैक बढ़ना छोटी बात नहीं थी। लियू रुयान ने देखा कि मौका सही है, इसलिए बोली, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलूं? जाओ लिंगशुआंग ने सिर हिलाया। जाओ। लियू रुयान बाहर निकल गई, लेकिन जैसे ही शन वानकिंग भी जाने लगी, जाओ लिंगशुआंग ने उसे रोक लिया। तुम रुको। शन वानचिंग का दिल हल्का सा धड़क उठा। जाओ लिंगशुआंग ने धीरे से पूछा, तुम लियू रुयान के काफी करीब हो, क्या तुम्हें उसमें कोई अजीब बात नजर आई है? शन वानचिंग ने मासूम बनते हुए पूछा। जनरल, किस तरह की बात? जाओ लिंगशुआंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जैसे वह हाल में क्या कर रही है, किस तैयारी में लगी है, और जब तुम पहले उसकी रक्षा कर रही थी तब वह आखिर कर क्या रही थी? शेन वैनकिंग ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वह तो बस अगले स्तर की तैयारी कर रही है। छो लिंगशुआंग ने फिर पूछा, और तैयारी के लिए उसके पास क्या है? मैंने सुना है कि पिल बनाने में उसका हुनर खास नहीं है। सो लिंगशुआंग की बातें सुनकर शन वानकिंग का दिल सीधे गले में आकर अटक गया। उसे लगा कि कहीं उनका राज खुल तो नहीं गया। आखिर वह सच में बहुत दिनों से अपने पुराने घर नहीं गई थी। अब सोचने पर उसे अपनी ही लापरवाही समझ आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे जाओ लिंगशुआंग आगे बोलती गईं, शन वनकिंग और ज्यादा उलझती चली गई। लिू रुयन के अगले कदम तक मैं ज्यादा सवाल नहीं करूंगी, जाओ लिंगशुआंग ने कहा, लेकिन तुम्हें खुद समझदारी दिखानी होगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब रुकना है और कैसे संभालना है, यह सब तुम्हें खुद
तय करना होगा। शेन वानकिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि जनरल आखिर किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ थी, उन्हें हमारे असली राज का पता नहीं चला था। यही सोचकर उसने राहत की सांस ली और तंबू से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद भी वह काफी देर तक सिर खुजलाती रही, लेकिन जाओ लिंगशुआंग की बातों का मतलब उसकी समझ में नहीं आया। शाम को काम खत्म होने के बाद सु होंगतांग फिर चोरी छिपे उसके पास आई। उसने जल्दी से कुछ किताबें निकालकर शेन वैनकिंग की तरफ बढ़ा दी। ये लो, जो तुमने मांगी थी। शेन वैनकिंग ने पहली किताब उठाई। उसका नाम था एक सख्त जनरल का प्यार। वह कुछ पल उसे घूरती रही, फिर दूसरी किताब उठाई। लेकिन कुछ ही पन्ने पलटने के बाद उसने भौहें सिकोड़ ली। बस यही है? सु होंगतांग हैरान रह गई। क्या मतलब बस यही है? ये तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें हैं। शन वानकिंग ने सिर हिलाया। मुझे पिछली बार वाली तरह की किताबें चाहिए थीं। यह सुनकर सु होंगतांग की आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन वैनकिंग की पसंद ऐसी होगी। उसने कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से अपने कपड़ों के अंदर से दो और किताबें निकाली। बाहर से वे बिल्कुल साधारण लग रही थीं, लेकिन नाम पढ़ते ही शेन वॉनकिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत दोनों किताबें अपने पास रख लीं, फिर थोड़ी सोचकर पहली वाली किताब भी उठा ली। यह भी दे दो, खाली समय में पढ़ लूंगी। सु होंगतांग हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन बदले में 10 टेलिस्मैन चाहिए। शन वानकिंग ने बिना मोल भाव किए तुरंत मान लिया। सौदा तय होते ही सु होंगतांग खुश होकर जाने लगी, लेकिन तभी एक सैनिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सु होंगतांग, जनरल ने बुलाया है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे अचानक बहुत बुरा एहसास होने लगा। अभी क्या कोई जरूरी बात है? सैनिक बस मुस्कुरा दिया। जनरल इंतजार कर रही हैं। सु होंगतांग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत तंबू की तरफ भागी। कुछ देर बाद वह जाओ लिंगशुआंग के सामने खड़ी थी। जाओ लिंगशुआंग आराम से बैठी कुछ लिख रही थी। उन्होंने सिर उठाकर सीधे कहा, जो किताबें तुमने शन वानकिंग को दी हैं, उनमें से एक मुझे दिखाओ। यह सुनते ही सु होंगतांग के पैर कांप गए। वह सीधे घुटनों पर बैठ गई। जनरल, मुझसे गलती हो गई। झाओ लिंगशुआंग ने मेज पर उंगली थपथपाई। गलती बाद में मानना, पहले किताब दिखाओ। सु होंगतांग ने कांपते हाथों से एक किताब आगे बढ़ा दी। झो लिंगशुआंग ने नाम पढ़ा और उनके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उन्होंने कुछ पन्ने खोले, पढ़ना शुरू किया और अगले ही पल उनका चेहरा लाल पड़ गया। उन्होंने तुरंत किताब बंद कर दी। ये कैसी किताबें हैं? सु होंगतांग ने धीरे से कहा। जनरल, राज्य में पुरुष नहीं है। लोग समय बिताने के लिए ऐसी कहानियां पढ़ लेते हैं। जाओ लिंगशुआंग ने उसे घूरा, फिर बाकी किताबें भी मंगवाईं। कुछ देर बाद वह और भी ज्यादा हैरान बैठी थीं। आखिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम लोग खाली समय में यही सब पढ़ते रहते हो? सुहोंगतांग ने सिर झुका लिया। जनरल, लोगों के पास मनोरंजन के बहुत कम साधन हैं। बस यही थोड़ी बहुत खुशी बची है। जाओ लिंगशुआंग कुछ पल तक चुप रहीं। फिर उन्होंने किताब बंद की और मेज पर रख दी। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने अभी अभी किसी बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा देख लिया हो। सुहोंगतांग की हालत रोने जैसी हो गई थी। उसकी बात सुनकर किसी को भी तरस आ जाता, लेकिन झो लिंगशुआंग ने तुरंत उसे रोक दिया। तुमने ये किताबें शेन वैनकिंग को बेच दी, यह तो अलग बात है, लेकिन लियू रुयान को भी? सुहोंगतांग एकदम चौंक गई। नहीं नहीं, मैंने लियू रुयान को कभी नहीं बेची। अगर उसके पास हैं तो शायद उसने राजधानी से खरीदी होंगी। वहां ऐसी किताबें बेचने वाले बहुत लोग हैं। यह सुनकर जाओ लिंगशुआंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे लग रहा था कि आज उसका दुनिया देखने का नजरिया ही बदल गया है। आखिर में उसने हाथ हिलाकर कहा, इसे बाहर ले जाओ और सजा दो। सु होंगतांग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत दया की भीख मांगने लगी। जनरल, माफ कर दीजिए, मैं सारी किताबें जमा कर दूंगी। चाओ लिंगशुआंग ने भौं उठाई। अच्छा, तो फिर सजा और बढ़ा दो। थोड़ी देर बाद बाहर से सु होंगतांग की दर्द भरी आवाजें आने लगीं। चाओ लिंगशुआंग कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर उसकी नजर उन किताबों पर गई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं लियू रुयान और शन वनकिंग। उसने बात अधूरी छोड़ दी। जितना वह सोच रही थी उतना ही उसे लग रहा था कि दोनों के बीच कोई राज जरूर है। दूसरी तरफ लियू रुयान को अभी तक कुछ पता नहीं था। वह हमेशा की तरह शेन वानकिंग का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों साथ वापस लौट सकें। रात को जब दोनों मिली तो शेन वानकिंग ने तुरंत कहा, बहन सावधान रहना, झो लिंगशुआंग को हम पर शक होने लगा है। लियू रुयान का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? शेन वैनकिंग ने पूरा किस्सा बता दिया। लियू रुयन ध्यान से सुनती रही। आखिर में उसने राहत की सांस ली। अच्छा है, अभी उसे हमारे असली राज का पता नहीं चला। उसे बस लगता है कि हम दोनों कोई और बात छुपा रही हैं। फिर उसने शेन वैनकिंग को समझाया कि अगर अगली बार झो लिंगशुआंग सवाल करे तो क्या जवाब देना है। शेन वैनकिंग उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। वाह, ऐसा भी बोला जा सकता है। उसे सच में लगता था कि लियू रुयान झूठ बोलने में बहुत तेज है। कुछ देर बाद दोनों उड़ती तलवारों पर बैठकर वापस घाटी की तरफ चल पड़ी। शेन वानकिंग पूरे रास्ते उत्साहित थी। आखिर उसे आज दो नई किताबें मिली थीं और वह उनमें सीखी बातें मुझ पर आजमाने का सोच
सोच रही थी। उधर मैं घर पर बैठा अपने टैलिस्मन्स बना रहा था। आज का दिन काफी अच्छा गया था। मैंने 20 नए फायर टैलिस्मन्स तैयार किए थे और उनमें सफलता की दर भी पहले से कहीं बेहतर थी। अगर यही रफ्तार रही तो जल्द ही सिर्फ टैलिस्मैन बनाकर ही अपनी साधना का खर्च निकाल सकता था। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि मैं अपनी दोनों पत्नियों का सहारा बनूं। मैं नहीं चाहता था कि वे हमेशा मेरी चिंता करें, बल्कि मैं चाहता था कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। शाम ढलते ढलते मैं भविष्य की योजनाएं सोच ही रहा था कि बाहर से परिचित आवाज आई, पतिदेव हम वापस आ गए। मैं तुरंत बाहर निकला और हमेशा की तरह मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मेरी दोनों पत्नियां सुरक्षित लौट आईं, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। शेन वानकिंग तुरंत आकर मेरी बाह पकड़कर लटक गई। शादी के बाद भी उसका स्वभाव बिल्कुल पहले जैसा ही था। घर पहुंचते ही वह मुझसे चिपक जाती थी। लियू रुयान ने यह देखा तो बस मुस्कुरा दी। वह खुद को बड़ी पत्नी मानती थी, इसलिए हमेशा थोड़ा संयम बनाए रखती थी, लेकिन उसके दिल में पूरा भरोसा था कि मेरे और उसके बीच का रिश्ता सबसे खास है। तभी मुझे दोनों के चेहरे पर अलग सी चमक दिखाई दी। मैंने हंसकर पूछा, लगता है आज कुछ अच्छा हुआ है? शेन वानकिंग की आंखें चमक उठीं। पतिदेव आपने कैसे पहचान लिया? फिर उसने मेरी बाह और कसकर पकड़ ली। लियू रुयान ने भी सिर हिलाया। आज सच में बड़ी खुशखबरी है। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अच्छा जल्दी बताओ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुझे अंदर ले गईं। गोल मेज के पास बैठते ही शेन वांकिंग उत्साह से बोली, आज हमें एक 300 साल पुरानी दुर्लभ जड़ी मिली। मैं एकदम चौंक गया। 300 साल पुरानी स्पिरिचुअल हर्ब कोई छोटी चीज नहीं थी। ऐसी चीजें आमतौर पर बड़े कल्टीवेटर ही इस्तेमाल करते थे। शेन वानकिंग ने आगे बताया कि जड़ी बेचकर उन्हें एक मध्यम स्तर का स्पिरिट स्टोन मिला है। फिर लियू रुयान ने वह लाल चमक वाला स्पिरिट स्टोन निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये आपके लिए है। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। इतनी कीमती चीज मुझे क्यों दे रही हो? लियू रुयान मुस्कुराई। क्योंकि यह हमारी तरफ से पतिदेव के लिए उपहार है। मैंने सिर हिलाया। नहीं, यह तुम्हारे काम आएगा। इससे तुम्हारी तैयारी और मजबूत होगी। लेकिन दोनों ने एक साथ मना कर दिया। आखिर मुझे वह स्पिरिट स्टोन लेना पड़ा। हालांकि मैंने साफ कह दिया कि मैं उसे खुद पर खर्च नहीं करूंगा। वह घर की जमा पूंजी रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होगा। यह सुनकर लियू रुयान के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसे महसूस हुआ कि मैं हमेशा खुद से पहले घर और परिवार के बारे में सोचता हूँ, और शायद यही वजह थी कि वह मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी।